वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है। गुड मॉर्निंग बेटा। यस यस, कौन कौन कनेक्टेड है बताइए फटाफट। कौन कौन कनेक्टेड है बताइए बेटा। हाँ बेटा, जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, मैं लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर ये लाइव सेशन ले रहा हूँ। हम आखिरी में बात करेंगे इससे रिलेटेड। आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अनिकेत, प्रतीक, साक्षी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। डन। सो दोस्तों, चलिए आज हमारा लेक्चर 01 है फॉर जीएसटी फास्ट ट्रैक कोर्स। फिर से एक बार मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा, पर आगे डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले एक लंबी सांस लो और पूरे पॉजिटिव एनर्जी के साथ कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करना है। तो हमारी ये शुरुआत जो है इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ होनी चाहिए। और दोस्तों, इस बार आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में टारगेट जो रखना है वो अब हो 80। तो जैसा मैं हर बार कहता हूँ, इस बार 80 पार। तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस में अब वो 80 ये टारगेट रखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी फास्ट ट्रैक कोर्स में जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ जीएसटी नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स का फास्ट ट्रैक कोर्स है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि यहाँ पे हम पूरा एंटायर सिलेबस कवर करेंगे। और आपको जो नोट्स है, अगर आप अभी मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में क्लास कर रहे होगे तो आपको डिजिटल पीडीएफ कॉपी जो है आपके लॉगिन में दी जाएगी, जिसका प्रिंट आउट जो है आप ले सकते हो। ठीक है, डन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, ये फास्ट ट्रैक कोर्स कौन से स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। नाउ, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लासेस किए हुए हैं, एक गैप आ गया है क्लासेस और अभी एग्ज़ाम के इसमें, तो वो स्टूडेंट एक बार पूरा फास्ट ट्रैक कोर्स से इस कोर्स को बहुत अच्छे से फिर से एक बार समझ सकते हैं। दूसरा, वो स्टूडेंट जिन्होंने एटलीस्ट एक बार तो भी जीएसटी पढ़ा है या फिर ऑफिस में उसके ऊपर वर्क किया है, या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने कोई अदर क्लासेस लगाया है लेकिन यहाँ पे उनको आईडीटी नहीं समझ में आया है, तो वो ये कोर्स करके आईडीटी में अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आईडीटी कर रहे हैं, मैं डाउटफुल हूँ कि उनको कितना समझ में आएगा। हाँ, अब आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो आप 2-3 सेशंस करके देखिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम ये कोर्स कर रहे हैं आईडीटी, वो एट योर ओन रिस्क ये कोर्स करें। ठीक है, चलिए नाउ यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी फास्ट ट्रैक कोर्स। हम पहले स्टार्ट करेंगे जीएसटी से, और जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ओके, उसके बाद कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इस तरह से हम यहाँ का डिस्कशन हमारा कंटिन्यू करेंगे। चलो, हम जीएसटी में स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर से। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी ऑफ जीएसटी। इवन दो ये जो चैप्टर है आपका इंटर लेवल पे हो गया है, आपने जो है यहाँ पे जीएसटी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये बहुत बेसिक चैप्टर है। लेकिन बेटा, हमें शुरुआत तो इससे ही करनी पड़ेगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आपके इसके आपने बहुत अच्छे से किए हुए हैं, लेकिन एग्जाम में जो है इसके ऊपर कभी कभी 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एमसीक्यू आते हैं। एक बार हम ये चैप्टर का कंप्लीट रिव्यू ले लेते हैं और ये चैप्टर के सारे पॉइंट्स हम रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए, इस चैप्टर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं, जिसका इंडेक्स मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है। और मैं आपको एक बात कह दूं कि आपने अगर नोट्स की प्रिंट आउट नहीं निकाली होगी, स्पेशली जो भी मेरे साथ क्लास कर रहे हैं, ओके, जो बाद में क्लास लेंगे ओके उनको तो ठीक है, नोट्स अवेलेबल हो जाएगी, पर जो अभी मेरे साथ क्लास कर रहे हैं ओके, तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आपके लॉगिन में इसका जो है
ओके चैप्टर का प्रिंट आउट शेयर किया हुआ है। देन नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। योर टाइम इज वेरी वैल्यूबल और हमें हर मोमेंट हर वक्त ओके यहाँ पे बहुत अच्छे से इस आईडीटी का डिस्कशन करना है और हर हर मोमेंट बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं मीनिंग ऑफ टैक्स। ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसमें बता देता हूँ। टैक्स से वर्ड डिराइव हुआ एक लैटिन वर्ड से टैक्सो। टैक्स का मतलब वॉलेंट्री पेमेंट और डोनेशन, ओके, बट एन एनफोर्स कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टेड परसेंट टू लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। मतलब क्या, एक कंपलसरी पेमेंट ऑफ टैक्स है जो नो डाउट आप वॉलेंट्री देते हो, लेकिन एक तरह का कंपल्शन भी इसमें किया जाता है। गवर्नमेंट ये टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करती है। ओके, गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और डिफेंस। और इसके लिए जो रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ये टैक्स के फॉर्म में कवर करती है। टैक्सेस के ब्रॉड सेंस में दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो ये एक बेसिक मीनिंग था अबाउट टैक्स। नेक्स्ट आते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो बेटा ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपका बहुत ऑलरेडी अच्छे से हुआ होगा, लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे साथ फटाफट एक बार पूरा अच्छे से सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लो। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, लेवी डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम अर्निंग एक्टिविटीज पे आता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज पे आता है, जिसे हम बिजनेस टैक्स भी कहते हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जहां तक डायरेक्ट टैक्स ये जो है ट्रांसफरेबल, ओके, डायरेक्ट टैक्स से ट्रांसफरेबल नहीं है, डायरेक्टली पेएबल बाय पर्सन कंसर्न जो गवर्नमेंट को दे रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। ओके, एंड अल्टीमेट बर्डन जो है वो लास्ट कंज्यूमर पे आता है। नेचर, ओके, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर है। ओके, तो प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा आपका इनकम बढ़ेगा उतना ज्यादा टैक्स रेट बढ़ेगा। पर रिग्रेसिव नेचर, ओके, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर इसका मतलब क्या है कि भाई ऑल द कंज्यूमर इक्वली बेयर द बर्डन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। मतलब क्या, डायरेक्ट टैक्सेस जितनी ज्यादा आपकी एबिलिटी होगी इनकम कमाने की, तो जितना कमाओगे उतना पे करो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पुअर है, मिडिल क्लास है या रिच क्लास है, सब पे इक्वल बर्डन आता है, इसलिए वो एक तरह का रिग्रेशन क्रिएट करता है। व्हेन इट इज टू बी पेड, ओके, इट इज पेड आफ्टर इनकम रिचेस इन द हैंड्स ऑफ टैक्स पे। तो नाउ इनडायरेक्ट टैक्स जब गुड्स और सर्विसेज, ओके, आपको मिलने के पहले यानी बिफोर बिफोर, ओके, गुड्स और सर्विसेज रिचेस इन द हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर, ओके, तब आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है कि पहले पे करो बाद में गुड्स और सर्विसेज आपके हाथ में आएगी। कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स समवॉट डिफिकल्ट टू कलेक्ट। क्यों? क्योंकि पैसा पहले जेब में आता है, बाद में टैक्स देना पड़ता है, और एक बार पैसा जेब में आ गया तो बाद में टैक्स देने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है गवर्नमेंट को। ओके, मतलब वो कलेक्शन बड़ा टफ हो जाता है। नाउ इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटिवली इजियर है, ओके, फॉर कलेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी पे करता है वो इस साइकोलॉजी से पे करता है कि पे द टैक्स एंड ट्रांसफर द बर्डन। ओके, इसलिए हमारे पे बर्डन आने वाला नहीं है। एग्जांपल्स दिए ओके डायरेक्ट टैक्स के, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये बेसिक डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ना उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या फीचर्स है, हम जीएसटी की नहीं देख रहे, इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या फीचर्स है। पहला फीचर है इंपॉर्टेंट एंड मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। एग्जाम के लिए प्रायोरिटी बी। ओके, मुझे नहीं लगता एग्जाम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कीप इन प्रायोरिटी बी। ओके, यहाँ पे मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, नो डाउट अगर कंपैरिजन देखा जाए बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, इट कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट अगर हम देखें टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज है। इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर है कि वो कमोडिटी और सर्विसेज पे लगता है। ओके, फिर वो चेन में, ओके,
सप्लाई, मैन्युफैक्चर, परचेस और सेल और इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, ये कंप्लीट चेन में इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता है। ओके, इसे कमोडिटी टैक्सेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज लेविड ऑन सर्विसेज ऑल्सो। ठीक है, एक पुराना चलन था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को कमोडिटी टैक्स भी कहा जाता था, बट अभी अभी वो जो है पिछले कुछ सालों से, यानी ओके लास्ट सेंचुरी से अगर हम देखें तो ये सर्विस सेक्टर पे भी लगता है। दूसरा, इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, ये तो आपको पता ही है। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स में एक साइकोलॉजी जो बहुत डेवलप होती है कि भाई मुझे थोड़ी देना पड़ रहा है, ओके, पे एंड कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर, इसलिए मतलब मेरे जेब को पिंच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ओके, अगर आपकी जेब को पिंच नहीं हो रहा है क्योंकि आप कस्टमर से ले रहे हो, तो ऑब्वियसली इसका रेवेन्यू बढ़ेगा। इसलिए नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। ओके, इन्फ्लेशनरी। अब देखो बहुत सी बार इनडायरेक्ट टैक्स ये टूल्स यूज होता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ओके, टैक्स इम्पोज कॉजेस ऑल राउंड प्राइजेस स्पाइरल। इन शॉर्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेशन डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइजेस ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज, लीड टू ओके यहाँ पे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। मतलब बहुत सी बार जब यहाँ पे टैक्सेस लगते हैं गुड्स और सर्विसेज से, तो जिसकी वजह से प्राइजेस बढ़ जाती है, और अगर प्राइजेस बढ़ जाती है तो वो केस में इन्फ्लेशन भी क्रिएट होता है। लेकिन बहुत सी बार इनडायरेक्ट टैक्सेस को इन्फ्लेशन कम करने का टूल भी यूज किया जाता है। मतलब क्या? मतलब यहाँ पे कि समझ लो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर देंगे? फाइनेंस मिनिस्टर जो है यहाँ पे ओके जीएसटी के रेट कम कर देंगे, कस्टम्स के रेट्स कम कर देंगे, जिसके वजह से क्या हो जाएगा कि प्राइजेस कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में भी आ सकता है। वाइडर टैक्स बेस, नो डाउट, मेजोरिटी ऑफ टैक्सेस अभी जीएसटी में जैसे गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड सारे टैक्सेस मर्ज कर दिए गए, तो यहाँ पे ओके मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इनडायरेक्ट टैक्स के स्कोप में लाया गया। उसके बाद में प्रमोट सोशल वेलफेयर। भाई ये कैसे फीचर है प्रमोट सोशल वेलफेयर? ओके, यहाँ पे थोड़ा रीड कर लेता हूँ फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाई टैक्सेस आर इम्पोज ऑन कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट और सीन प्रोडक्ट सच एज अल्कोहलिक प्रोडक्ट। मतलब टोबैको हुआ, अल्कोहल हुआ, ऐसे जो पब्लिकली डोमिनेटेड गुड्स है जो हार्मफुल है या सीन प्रोडक्ट है, इन पे ओके हाई टैक्स बर्डन डाल देना, सो दैट इसका कंजम्पशन डोमिनेट हो और सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो प्रमोट हो। दिस ओके दिस नॉट ओनली चेक देयर कंजम्पशन, also enabled state to collect the substantial revenue। यानी ओके वो पब्लिकली डोमिनेट तो किया ही जाता है उसका कंजम्पशन, बट गवर्नमेंट इसका सब्सटेंशियल रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। और रिग्रेसिव इन नेचर, ओके क्या हो जाता है कि ये इन यहाँ पे सभी कोई भी क्लास हो, रिच क्लास हो, पुअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, सब पे इक्वल बर्डन डाल देता है टैक्स का। इसके वजह से ये जो इनकम डिस्पेरिटीज है इसके वजह से क्रिएट हो जाती है और वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। तो चलिए ये हमने देखे फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कीप इन प्रायोरिटी बी। डन? ओके बेटा, समझ में आ रहा होगा तो यस टाइप कीजिएगा, आप मेरे साथ इंटरेक्टिव रहिएगा। ओके, और नो डाउट बहुत अच्छे से मैं कोशिश करूंगा कि चार्ट्स को बेस लेके, हम चार्ट बुक को भी बेस लेंगे, कुछ मेरे ड्रॉ किए हुए चार्ट्स का बेस लेंगे, और ये ओके इनडायरेक्ट टैक्सेस को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कस्टम्स में तो मैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जहां जहां जीएसटी में पॉसिबल है वहां पे भी हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में आ रहा होगा तो फटाफट यस टाइप कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। ये पैराग्राफ प्रायोरिटी बी में। अब क्या इंट्रोडक्शन करवाए भाई? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो सारे गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। टोटल 5 एक्ट्स है जीएसटी के। ओके, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017। ओके, ये जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017 क्या था? ये जो है यहाँ पे जीएसटी आने के बाद कुछ लोगों को ऐसा डर था, सुनिए, जीएसटी आने के बाद कुछ लोगों को ऐसा डर था कि भाई लोगों को मतलब कुछ स्टेट्स को स्पेशली ओके ये डर था कि जीएसटी आने के बाद हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो उस स्टेट को कंपनसेट करने के लिए एक स्पेशल टैक्स लगाया गया जो लग्जरियस आइटम या पब्लिकली डोमिनेटेड गुड्स जैसे टोबैको हुआ, टोबैको प्रोडक्ट्स हुए, सिगरेट्स हुए वगैरह, तो ऐसे गुड्स पे जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट सेस एक्ट लगाया गया। It is in addition to your CGST, SGST or IGST. Okay, there are multiple SGST legislation, but basic feature are uniform in all of them like chargeability, classification and valuation. जीएसटी में जो है
यहाँ पे स्टेट वाइज अलग अलग जीएसटी लॉ पास हुए हैं, लेकिन सभी एक यूनिफॉर्म कोड पे है, इसलिए आज सारे स्टेट के लॉ, एसजीएसटी लॉ और सीजीएसटी लॉ एक जैसा है। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे जीएसटी का बेसिक इंट्रोडक्शन था। चलो यहाँ पे आगे देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी। ओके चलो पहले टाइटल पढ़ लेते हैं, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट समझा देता हूँ। प्रायोरिटी ए, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी? आर यू रेडी? यस सर। ओके चलिए देखिए वो क्या कहते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी ये नथिंग बट वैट है। वैट एक प्रिंसिपल है, वैट कोई एक टैक्स नहीं है, ये प्रिंसिपल है। ओके प्रिंसिपल क्या कहता है? टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। तो जीएसटी में भी क्रेडिट मिलता है। अगर आपके इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल रहा है आपके आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में, तो ये भी जो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, ये टैक्स वो लगाता है ऑन वैल्यू एडिशन। तो जीएसटी ब्रॉड बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स है। ओके, लेविड ऑन वैल्यू एडेड ऑन गुड्स और सर्विसेज ऑन ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। उसके बाद में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। नाउ अब देखो जीएसटी जो है, ओके दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक ओरिजिन बेस और एक डेस्टिनेशन बेस। तो जहां गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशंस होते हैं, ओके सुनिए ध्यान से, जहां गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशंस होते हैं, ओके वो जुरिडिक्शन उसका टैक्स कलेक्ट करता है। लेट्स टेक एग्जांपल इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर कोई सेल इनसाइड द स्टेट होते हैं, जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं, बताओ कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इंट्रा स्टेट। किस क्या वर्ड यूज करते हैं? इंट्रा स्टेट। तो अगर आपका जो है यहाँ पे इंट्रास्टेट सप्लाई हो रहा है, तो ये इंट्रास्टेट सप्लाई, ओके यहाँ पे सीजीएसटी लगेगा और महाराष्ट्र एसजीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन महाराष्ट्र है। ओके तो यहाँ पे जो जुरिडिक्शन, मतलब जो स्टेट के जुरिडिक्शन में सप्लाई हुआ, गुड्स कंज्यूम हुआ, सर्विसेज कंज्यूम हुए, ओके वो उसका रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। ओके एक और स्पेशल फीचर आपको बताता हूं जिसके वजह से जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। वो कौन सा है सर? वो है ओके अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, कम ऑन, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो आप पे कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी। तो अगर महाराष्ट्र से गुजरात गुड्स जा रहा है, तो महाराष्ट्र से गुजरात गुड्स जा रहा है तो आपके ऊपर लगता है आईजीएसटी। ओके और ये आईजीएसटी सुनिए ध्यान से, ओके ये जो आईजीएसटी है इसका 50% रेवेन्यू जो है वो सेलर स्टेट को यानी महाराष्ट्र को नहीं मिलता है। जो भी आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ओके वो आईजीएसटी का 50% रेवेन्यू डेस्टिनेशन स्टेट को देती है। मतलब अगर मैंने महाराष्ट्र से सेल किया और मैंने आईजीएसटी दिया, तो आईजीएसटी का कोई भी रेवेन्यू महाराष्ट्र को मिलने वाला नहीं है। ओके उसका 50% रेवेन्यू गुजरात को मिलता है जो डेस्टिनेशन स्टेट रहता है। इसलिए जीएसटी ओके यहाँ पे डेस्टिनेशन स्टेट टैक्स कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट टैक्स ऑन बिजनेस एक्टिविटी। भाई जीएसटी जो है पर्सनल गुड्स पर्सनल एक्टिविटी पे नहीं लगता है, जैसे आपकी पर्सनल हॉबीज होगी, एक्टिविटीज उसके ऊपर नहीं लगता है। जीएसटी कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस उसके ऊपर लगता है। जैसे आगे में एक चैप्टर आपको पढ़ा होगा सप्लाई। सप्लाई क्या कहता है? सप्लाई का बेसिक कंडीशन है कि अगर आप कोई सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, डिस्पोजल करते हो, ओके और वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो ही जीएसटी आता है। तो इसलिए जीएसटी को एक तरह का बिजनेस टैक्स भी कहा जाता है, ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। उसके बाद में कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। मतलब क्या? हर स्टेज पे आपको क्रेडिट मिलते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, मैन्युफैक्चरर से गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर तक जा रहा है, कौन से चेन से जाएगा? मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। तो हर ओके जब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, ओके तो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेचेगा, तो हर चेन में आपके इनपुट टैक्स के क्रेडिट मिलते जाएंगे। तो जो आपके परचेसेस है, गुड्स है, सर्विसेज है, हर स्टेज में आपको क्रेडिट मिलते जाएंगे। और टैक्स जो आएगा ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। बर्डन बोन बाय फाइनल कंज्यूमर। अब भाई इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक तो आपको पता है कि बर्डन ट्रांसफर होते जाता है। ओके टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन एंड एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। यानी जो लास्ट सप्लायर, चेन का जो लास्ट सप्लायर है, लेट्स टेक एग्जांपल रिटेलर। तो चेन का जो लास्ट सप्लायर है रिटेलर, ओके वो पूरा बर्डन शिफ्ट कर देता है उसके बायर को, तो लास्ट कंज्यूमर पे बर्डन आएगा। एंड नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। ओके यस, जीएसटी चार्ज ओनली ऑन वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज। देयर इज नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस इन दिस सिस्टम एंड इट अवॉइड क्या? डबल टैक्सेशन। तो ये फटाफट पॉइंट्स आपने याद कर लेना, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी। चलिए
एक और कॉन्सेप्ट है नीड फॉर जीएसटी और डेफिशिएंसी इन अर्थ वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। भाई सर ये बताइए कि जैसे आप ये कहते हो कि जीएसटी में वैट कंसेप्ट आया, मतलब टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडेड टैक्स, पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। जीएसटी में वैट कंसेप्ट नहीं आया, वैट इंडिया में आ चुका था 1986 में। एक्साइज में इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कर दिए गए थे 86 में ही, इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कर दिए गए थे इन द नेम ऑफ मॉडवैट। मॉडवैट का नाम बाद में पड़ा सेनवैट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, जो एक्साइज में क्रेडिट थे। और सेल्स टैक्स में 2004 में वैट कंसेप्ट आ चुका था जिसमें इनपुट टैक्स से क्रेडिट अलाउ किए गए थे। फिर जीएसटी लाने की जरूरत क्या पड़ी? 2017 में जीएसटी क्यों आया? क्या था कि सेंट्रल और स्टेट, ये इंडिया में दोनों टैक्सेस सिस्टम अलग चलते थे। तो पहले क्या होता था, सेंट्रल के क्रेडिट सेंट्रल में मिलते थे। लेट्स टेक एग्जांपल, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, हाँ, एक्साइज को सेनवैट कहा जाता था। सुनिए ध्यान से, एक्साइज को क्या कहा जाता था? सेनवैट। पहले तो ये बता दो, ये प्रायोरिटी आप बी में रखना। आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछेंगे। कीप इन प्रायोरिटी बी। एक बार पॉइंट्स पढ़ के छोड़ देना, इससे ज्यादा इसको टाइम मत देना, ठीक है? तो अब देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे एक्साइज में भी क्रेडिट मिलते थे, लेकिन एक्साइज के पेमेंट के लिए आपको सेंट्रल टैक्स के क्रेडिट मिलते थे। जैसे एक्साइज के एक्साइज में मिलते थे और सर्विस टैक्स के एक्साइज में मिलते थे, या वाइस वर्सा। लेकिन अगर मुझे कोई स्टेट टैक्स देना है, भाई स्टेट टैक्स क्या देना है? वैट देना है। मुझे अगर वैट देना है, स्टेट टैक्स देना है, तो स्टेट टैक्स के अगेंस्ट में मुझे एक्साइज के क्रेडिट नहीं मिलते थे। या सर्विस टैक्स के पेमेंट के लिए मुझे वैट के क्रेडिट नहीं मिलते थे। तो इन शॉर्ट, सेंट्रल के क्रेडिट स्टेट में नहीं मिलते थे, स्टेट के क्रेडिट सेंट्रल में नहीं मिलते थे। तो इसमें बहुत सी बार स्पेशली ट्रेडर हुआ, सर्विस प्रोवाइडर हुआ, इनको आईटीसी नहीं मिलता था, इनके कुछ लॉस हो जाते क्रेडिट के। लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं हुआ। जब जीएसटी आया तो जीएसटी ने सारे आउटपुट पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स भी रखा, इनपुट पे भी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स भी रखा। और फायदा क्या हुआ कि अगर मैं कोई सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे सीजीएसटी भी लग रहा है, एसजीएसटी भी लग रहा है, कोई परचेस कर रहा हूं तो सीजीएसटी भी लग रहा है, एसजीएसटी भी लग रहा है, सो दैट मेरा क्रेडिट फ्लो जो है वो यहाँ पे यूनिफॉर्म हो जाए, इजी हो जाए। मतलब क्या? मतलब ये है कि मुझे सेंट्रल का क्रेडिट सेंट्रल में मिले, स्टेट का क्रेडिट स्टेट में मिले। तो जीएसटी आने से ये बहुत फायदा हुआ। तो हम ये इस कॉन्सेप्ट में समझ रहे हैं कि भाई जीएसटी नहीं आता और तो प्रॉब्लम क्या चल रहे थे और जीएसटी आने से उसका फायदा क्या हुआ। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लेंगे, जस्ट मिनट। पहला पहला फायदा हुआ बेटा यहाँ पे डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन कॉन्सेप्ट को जीएसटी ने खत्म किया। अर्लियर सम आइटम्स वर ट्रीटेड एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज दैट लीड टू डबल टैक्सेशन। मतलब क्या? अब देखो, पहले कुछ ऐसे गुड्स थे, सर्विसेज थे जिसके ऊपर सर्विस टैक्स भी लगता था और वैट भी लगता था। ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि वैट जो था वो गुड्स पे था, सर्विस टैक्स सर्विसेज पे था। लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पे डिस्प्यूट थे जिसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी कि ये गुड्स है या सर्विस। जैसे सिम कार्ड, एग्जाम्पल लेता हूँ सिम कार्ड। सिम कार्ड मुझे याद है 2007 की बीएसएनएल की आइडिया की केस है। 2007 में बीएसएनएल और आइडिया की केस में ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और गवर्नमेंट के साथ लड़ी गई थी। क्या हुआ था कि सिम कार्ड पे वैट डिपार्टमेंट ने गुड्स ट्रीट करके वैट लगा दिया था कि भाई ये सिम कार्ड आप जो 200 रुपए 300 रुपए में बेच रहे हो ये तो गुड्स है, और अगर ये गुड्स है तो इसके ऊपर क्या आना चाहिए? तो इसके ऊपर वैट आना चाहिए। उधर सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, तो सिम कार्ड का तुम जो 300 रुपए पैसा लेते हो वो तो सर्विस का है, सिम कार्ड तो छोटी सी चिप है। एक्चुअली तुम जो 300 रुपए ले रहे हो वो 300 रुपए तो सर्विस का है, इसलिए इसके ऊपर क्या आना चाहिए? तो इसके ऊपर सर्विस टैक्स आना चाहिए। तो जहां तक देखा जाए तो यहाँ पे एक ही आइटम पे सर्विस टैक्स लग रहा है, मतलब एज अ गुड्स, सॉरी, सर्विस टैक्स लग रहा है एज अ सर्विसेज, और वैट लग रहा है एज अ गुड्स। तो क्या हो जाता था कि यहाँ पे सारी टेलीकॉम कंपनी जो है डबल टैक्स दे रही है। और कोई एक टैक्स लगाओ यार, सर्विस टैक्स लगाओ या वैट लगाओ, लेकिन नहीं, वैट डिपार्टमेंट स्टेट के पास था, वो नहीं मान रहा। यहाँ पे सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल के पास था, वो नहीं मान रहा है, और दोनों टैक्स लगा रहे। इसके वजह से सेम एक्टिविटी पे दो बार टैक्स लगते थे। सेम सॉफ्टवेयर गुड्स है या सर्विस है, वही पंगा था। लेकिन अब जीएसटी में ऐसा नहीं रहा।
जीएसटी में वो गुड्स हो तो भी सीजीएसटी और एसजीएसटी, और वो सर्विसेज हो तो भी सीजीएसटी और एसजीएसटी यही लगेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने जो बताया आपको। तो यहाँ पे दोस्तों ओके, अब वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, अब ये डबल टैक्सेशन खत्म हो गया। नो सेट ऑफ, पहले क्या होता था, सेनवैट और वैट, सेनवैट मतलब एक्साइज और वैट मतलब सेल्स टैक्स, तो सेनवैट का क्रेडिट वैट में नहीं मिलता था, वैट का क्रेडिट सेनवैट में नहीं मिलता था, तो क्या होता था, इसके वजह से डबल टैक्सेशन हो रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जीएसटी में आपके आउटपुट में भी दोनों टैक्सेस है, सेंट्रल और स्टेट, और इनपुट में भी दोनों टैक्सेस है, सेंट्रल और स्टेट। तो अब इजीली क्या हो जाता है, अब सेंट्रल का क्रेडिट सेंट्रल में मिल जाता है, स्टेट का क्रेडिट स्टेट में मिल जाता है। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, अब देखो ये क्या कहते हैं। ओके अगर आपको क्रेडिट नहीं मिल रहे, लेट्स से एग्जांपल, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो मेरे आउटपुट पे कौन सा टैक्स लगना है, सर्विस टैक्स। अब मेरे आउटपुट पे अगर सर्विस टैक्स लगना है, ध्यान से सुनिएगा, ओके मेरे आउटपुट पे अगर यहाँ पे सर्विस टैक्स लगना है, और मैंने कैमरा खरीदा, कैमरा तो गुड्स है, अब कैमरा जब मैं खरीद रहा हूं तो इसके ऊपर क्या लग के आएगा, इसके ऊपर अगर मैं जीएसटी के पहले वाला सिचुएशन लूं तो इसके ऊपर लग के आएगा एक्साइज जो सेंट्रल टैक्स था, और ओके वैट यानी सेल्स टैक्स जो स्टेट टैक्स था। तो क्या होता था, जब मैं आउटपुट में सर्विस टैक्स पे कर रहा हूं तो मुझे एक्साइज के क्रेडिट मिल जाते थे क्योंकि एक्साइज सेंट्रल टैक्स था, लेकिन मुझे वैट के क्रेडिट नहीं मिलते थे। क्योंकि वैट के क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि वैट स्टेट टैक्स है, और स्टेट टैक्स कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट सेंट्रल टैक्स। तो ऐसे केस में मुझे वैट का नुकसान हो रहा था। अब अगर मुझे क्रेडिट नहीं मिलते हैं तो मेरा कॉस्ट में ऐड हो जाता है, ओके वो जो भी है वो मेरा कॉस्ट में ऐड हो जाता है, और कॉस्ट में ऐड हो गया तो लीड्स टू डबल टैक्सेशन। ओके तो यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहे थे। नेक्स्ट, सेवरल टैक्सेस नॉट सबsumed इन वैट। अब देखो क्या हुआ, 2004 में वैट आने के बाद भी छोटे छोटे टैक्सेस स्टेट में कंटिन्यूड थे। ओके जैसे मुझे याद है 2003 जब मैं ओके फाइनल का अटेम्प्ट दे रहा था, तो 2003 में ओके ये बहुत सारी इंडस्ट्री ने कहा था कि अगर तुम स्टेट में वैट ला रहे हो तो सारे छोटे छोटे टैक्सेस जो गुड्स और सर्विसेज पे है वो सबस्यूम कर दो और सिर्फ वैट लगाओ। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस कंटिन्यू रहने दिए वैट आने के बाद भी, जैसे लग्जरी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, और बहुत सारे परचेज टैक्स है, ऑक्ट्राई था, एलबीटी था, ये कंटिन्यू रहे। अब ये कंटिन्यू रहे तो ओके यहाँ पे क्या था कि वैट भी लग रहा है, ऑक्ट्राई भी लग रहा है, एलबीटी भी लग रहा है, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस जो है वो लग रहे थे साथ साथ में। लेकिन जीएसटी ने ये सारे खत्म कर दिए, जीएसटी ने कहा कि खत्म करो ये सारे छोटे छोटे टैक्सेस जो गुड्स और सर्विसेज पे लग रहे हैं, ओके सारों को मर्ज करके एक ही टैक्स लगा, और वो टैक्स का नाम होगा जीएसटी। नाउ नेक्स्ट, ओके कैस्केडिंग बिकॉज नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। देखो वैट और गुड्स not integrated with service tax at state level, a cascading effect of service tax was not removed. ओके वही था कि भाई वैट के क्रेडिट सर्विस टैक्स में नहीं मिल रहे या एक्साइज में नहीं मिल रहे, तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। कैस्केडिंग नेचर ऑफ सीएसटी, हाँ सीएसटी भी कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा था, क्योंकि सीएसटी के क्रेडिट्स अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेचा जा रहा है तो पहले सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लेकिन ओके उसके क्रेडिट नहीं मिलते थे, तो वो भी कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। एंड पहले जो है हाई कंप्लायंस कॉस्ट थी, भाई हाई कंप्लायंस कॉस्ट यानी कैसा, लेट्स टेक एग्जांपल, मैन्युफैक्चरर को एक्साइज पे करना है, एक्साइज के रिकॉर्ड मेंटेन करो, ऑक्ट्राई पे करना है, ऑक्ट्राई के रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, सेल्स टैक्स अलग से पे करना है, सेल्स टैक्स के रिकॉर्ड अलग मेंटेन करो, सर्विस टैक्स भी पे करना है ऑन सर्विसेज तो उसके रिकॉर्ड्स अलग कर मेंटेन करो। यानी एक ही स्टॉक रिकॉर्ड अलग अलग एंगल से अलग अलग लॉ के हिसाब से कि यहाँ पे मेंटेन करो, रिटर्न फाइल करो। तो इसके वजह से क्या होता था, इसके वजह से जो इंडस्ट्री की कंप्लायंस कॉस्ट थी वो कंप्लायंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी। ओके इंडस्ट्री की जो कंप्लायंस कॉस्ट थी वो कंप्लायंस कॉस्ट जो है यहाँ पे बहुत बढ़ जाती थी, तो उसमें हाई कंप्लायंस कॉस्ट थी, तो ये बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी पुराने टैक्सेस में, और जीएसटी ने ये सारे खत्म कर दिए, और जीएसटी सच में खत्म कर दिया। आज आपको ओके कोई वैट का या एक्साइज का या सर्विस टैक्स के अलग अलग रिटर्न नहीं देने पड़ते, एक ही कॉमन पोर्टल है, जीएसटीएन पोर्टल है, सारे कंप्लायंसेस आपको वहीं करने पड़ते हैं। तो ये था रिगार्डिंग टू डेफिशिएंसीज इन द वैट सिस्टम। ओके समझ में आ रहा है बेटा, यस और नो, बताइए प्लीज। यस बेटा स्पीड ओके है, सही ढंग से समझ में आ रहा है, मैं समझने लायक तो ऐसा कुछ था नहीं, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं।
वेरी गुड, वेरी गुड। स्पीड ओके बेटा, स्पीड ओके। स्पीड ओके होगी तो एस टाइप कीजिएगा। चलो, अब इसमें देख लेते हैं वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस विच आर सबस्यूम और नॉट सबस्यूम इन जीएसटी। जब जीएसटी आया तो गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारे टैक्सेस सबस्यूम है, पर कुछ टैक्सेस आज भी कंटिन्यू किए गए हैं। चलो, ओके, सेंट्रल लेवी सबस्यूम। ओके, कौन कौन सी सेंट्रल टैक्सेस सबस्यूम है? ओके, एक्साइज ड्यूटी में जो भी प्रिवेलिंग टैक्सेस थे, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सबस्यूम हुआ। उसके बाद में एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। ओके, ये प्रायोरिटी बी में रखना। ओके, फाइनल लेवल पे जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये प्रायोरिटी बी में रखना। ओके, तो अब यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लेविड ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। उसके बाद में सर्विस टैक्स, वो भी सबस्यूम हुआ। एडिशनल कस्टम ड्यूटी, जैसे कस्टम्स, जब कोई गुड्स आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट पे दो ड्यूटी लगती है, एक बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है और एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती है। तो एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो लगती थी अब वो सबस्यूम हो गया, और उसके जगह आज अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो तो आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसके साथ साथ आपको अब आईजीएसटी लगता है। अब एडिशनल कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है, आईजीएसटी लगता है। सेंट्रल सीएसटी सबस्यूम कर दिया गया, और जो भी सर चार्जेस सेस वगैरह थे वो सेंट्रल के सारे टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम कर दिए गए। ओके, स्टेट लेवल पे क्या सबस्यूम किया गया? वैट और सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। बट ओके, ये अंडरलाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंटरटेनमेंट टैक्स, बट एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल बॉडीज। एंटरटेनमेंट टैक्स, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। दो टाइप के एंटरटेनमेंट टैक्स पहले लगते थे जीएसटी आने के पहले, एक जो स्टेट एंटरटेनमेंट टैक्स था और एक जो लोकल बॉडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी। नाउ जो ओके स्टेट एंटरटेनमेंट टैक्स था वो जीएसटी में सबस्यूम हो गया। अब सबस्यूम हो गया का मतलब क्या? मतलब जीएसटी आने के बाद अब जीएसटी लग रहा है तो वो टैक्स नहीं लगेगा। ओके, सबस्यूम होना मतलब भाई जीएसटी में मिल गया, जीएसटी मिल गया, तो आज अगर आपके गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी लगाया जा रहा है, जीएसटी लगाया जा रहा है, तो वो एंटरटेनमेंट टैक्स आपको अलग से नहीं लगेगा। लेकिन ओके, दो टाइप के जो मैंने एंटरटेनमेंट टैक्स बताए थे, एक स्टेट का और एक लोकल बॉडी का, तो लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो सबस्यूम नहीं हुआ, मतलब वो आज भी लगता है। तो हो सकता है कि आपके स्टेट में जब आप मूवी देखने जा रहे हो तो मूवी देखते वक्त उसके ऊपर जीएसटी भी लग रहा हो और उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ओके एंटरटेनमेंट टैक्स भी लग रहा हो। जैसे पुणे में अगर आप जाओगे तो जीएसटी भी लग सकता है, और पुणे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एंटरटेनमेंट टैक्स अलग से लग सकता है, वो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ। ओके, उसके बाद में लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग। लॉटरी और बेटिंग गैमलिंग पे पहले अलग अलग स्टेट टैक्सेस लगते थे, गवर्नमेंट ने अब जो है वो मर्ज कर दिए जीएसटी में। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि लॉटरी, बेटिंग और गैमलिंग जो है वो जीएसटी के स्कोप में आती है, और इन ट्रांजेक्शन पे आज जीएसटी लगता है। इसलिए इससे रिलेटेड आगे और कुछ बातें पढ़ेंगे। सर कौन सी बातें पढ़ेंगे हम आगे? तो आगे मैं आपको बता दूं, जैसे ओके जीएसटी में स्पेसिफिकली ये कहा है कि गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। आई रिपीट, गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। जीएसटी में कहा है एक्शनेबल क्लेम गुड्स में क्यों रखा गया है? क्यों? क्योंकि लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पे जीएसटी लगाना था। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पे अगर जीएसटी लगाना था तो एक्शनेबल क्लेम, क्योंकि लॉटरी को एक्शनेबल क्लेम कहा गया है, इसलिए जीएसटी के गुड्स के स्कोप में लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग रखा गया। दूसरा पॉइंट आपको ये बता दूं, शेड्यूल 3 जब हम पढ़ेंगे आगे, तो शेड्यूल 3 में ये कहा गया है कि इवन दो एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, लेकिन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग ही सप्लाई माना जाएगा। इसके अलावा बाकी सारे एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके, मतलब बाकी सारे एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पे जीएसटी आएगा। चलो सर बढ़िया। उसके बाद में एंट्री टैक्स मर्ज हो गया। उसके बाद में लग्जरी टैक्सेस जो स्टेट लेवल के थे वो मर्ज हो गए, और स्टेट सर चार्जेस वगैरह वो भी इसके साथ मर्ज हो गए। उसके बाद में कौन कौन से टैक्सेस सबस्यूम नहीं हुए? ओके, जीएसटी में इंपॉर्टेंट। ओके, कौन कौन से टैक्सेस सबस्यूम नहीं हुए?
बेसिक कस्टम ड्यूटी, भाई ये बेसिक कस्टम ड्यूटी जिसे BCD भी कहा जाता है, ये क्या होता है? जब कोई गुड्स आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट पे एक बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, BCD, वो तो आज भी लगेगा। और साथ साथ में आपको IGST यानी ACD नहीं लगता है, ACD की जगह आपको लगता है IGST। दूसरा आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और आपका गुड्स सेकंड शेड्यूल में आता है ऑफ कस्टम टैरिफ, तो वो सिचुएशन में आपके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाई जाएगी। उसके बाद में स्टैम्प ड्यूटी एंड प्रॉपर्टी टैक्स, यानी आज भी रियल एस्टेट के जो स्टैम्प ड्यूटीज है और प्रॉपर्टी टैक्स है वो जीएसटी में सब्सिम नहीं हुआ है। रियल एस्टेट पे स्टैम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स लगेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज, एंटरटेनमेंट टैक्स लिव्ड बाय लोकल बॉडीज, जैसा मैंने आपको कहा एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडी, ये आपको आज अलग से लगेगा, ये जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है। और एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी ऑन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आगे हम देखेंगे ओके कुछ ऐसे गुड्स है जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहे जाते हैं। बताइए क्या कहे जाते हैं? ओके वो कहे जाते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो जैसे अल्कोहल पे आज भी जीएसटी नहीं लगता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोलियम क्रूड हुआ, हाई स्पीड डीजल हुआ, मोटर स्पिरिट हुआ, नेचुरल गैस हुआ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हुआ, इन गुड्स पे आज भी जो है बेटा जीएसटी नहीं लगता है। ओके इनके ऊपर जो पुराने टैक्सेस है, पुराने कौन से टैक्सेस है? 2017 के पहले टैक्सेस थे, एक्साइज, वैट और सीएसटी, ये टैक्सेस लगते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी सब्सिम नहीं हुआ है और ओके उसके ऊपर जो भी एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे वो कंटिन्यू रहेंगे। डन? ओके चलिए हाँ, कमोडिटीज केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी कमोडिटी जीएसटी के स्कोप में अभी नहीं आएगी? जीएसटी के स्कोप में नहीं आएगी। नाउ आर्टिकल 366 क्लॉज 12A, ओके तो आर्टिकल 366 क्लॉज 12 ये कहता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये जीएसटी के स्कोप में नहीं आएगा। इसके ऊपर स्टेट एक्साइज लगेगा, ऑन मैन्युफैक्चरिंग स्टेट एक्साइज लगेगा और ऑन सेल वैट लगेगा या सीएसटी लगेगा। अल्कोहलिक लिकर नहीं कहा जाएगा, इसलिए इसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? तो इसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी कहा जाता है। डन? तो ओके सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आई रिपीट, दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, ये अभी फिलहाल जीएसटी के स्कोप में नहीं है। दूसरा नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये जीएसटी के स्कोप में नहीं है। ओके पर मैं आपको ये बता दूं, ये वाले जो प्रोडक्ट्स है, ये वाले प्रोडक्ट ओके ऐसा नहीं कि जीएसटी में नहीं आएंगे। ओके अभी तो फिलहाल इनके ऊपर सेंट्रल एक्साइज, वैट, आई रिपीट सेंट्रल एक्साइज, वैट या सीएसटी लगता है, लेकिन ये कहा गया है और आगे हम देखेंगे कि इन प्रोडक्ट पे जीएसटी उस दिन आएगा, स्पेशली ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन प्रोडक्ट पे अभी फिलहाल तो जीएसटी नहीं है, ये पुराने टैक्सेस में है। लेकिन इन प्रोडक्ट पे जीएसटी तब आएगा, जीएसटी तब आएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। यानी ओके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड दिस अदर प्रोडक्ट? अल्कोहल पे जीएसटी जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगी तब तक अल्कोहल पे जीएसटी नहीं आ सकता। उसके ऊपर जो अभी जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस है वही कंटिन्यू रहेंगे। यानी अल्कोहल पे जीएसटी लाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, और बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे अगर जीएसटी लाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 279A ये कहता है कि ये प्रोडक्ट पे जीएसटी जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगा उस दिन ये प्रोडक्ट पे जीएसटी आएगा। ओके जब तक जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन नहीं आएगा तब तक ये एग्जिस्टिंग टैक्सेस में रहेंगे, जिसे हम सेंट्रल एक्साइज, वैट या सीएसटी कहते हैं। चलिए ओके तो ये डिस्कशन हमने देखा, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। उसके बाद में नेक्स्ट, अब मैं जो डिस्कशन लेने वाला हूं इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ओके मैं आपको कहूंगा कि इसका चार्ट भी आपने बना लेना है, साथ साथ में मैं जो आपको चार्ट बुक दे रहा हूँ वो चार्ट बुक भी आपने रीड कर लेना है, तो आपका फटाफट बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इसके आपको एक बात बताओ, क्या ये जो कोर्स है ओके इसके साथ साथ मैं यहाँ पे सुपर 50 क्वेश्चंस तो ले ही रहा हूँ, लेकिन
आपको सच में अच्छा स्कोर करना है क्या आईडीटी में? ओके, आपको टैक्सेशन ये सब्जेक्ट में अबो 80 जाना है क्या? अगर आपको अबो 80 जाना है तो मैं आपको इतना कहूंगा कि ये आज मैंने पढ़ाया, इसके साथ साथ मेरा जो क्वेश्चनर आता है जिसमें मैंने 600-700 क्वेश्चंस लिए हैं, ओके, मैं सुपर 50 क्वेश्चंस तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन जिसमें मैंने 600-700 क्वेश्चंस लिए, अगर आप मेरे साथ साथ वो कर लो ना बॉस, तो आपको ओके यहाँ पे 80 से कम आने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, 80 से कम तो कोई ला ही नहीं सकता, आपको 80 अबो जाने के लिए और कोई रोक नहीं सकता। ओके, समझ में आया है? तो आज के आज ये देखो, फास्टैग कोर्स का आपको हेल्प तभी होगा जब मेरे साथ साथ आप क्वेश्चनर कंप्लीट कर लोगे, और मैं जो है यहाँ पे आपको क्यूआर कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा कि जिससे आपका सारा क्यूआर कोड जो है, मतलब मेरा क्वेश्चन है डिस्कशन हो या मेरा यहाँ पे चार्ट रिवीजन हो, सारे वो क्यूआर कोड में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये अगर चैप्टर 1 की शीट में नहीं होगा तो चैप्टर 2 या 3 में, या क्यूआर कोड का एक स्पेशल मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा, तो वो कोई ना कोई चैप्टर में आपको सारे क्यूआर कोड मिल जाएंगे, वो देख लेना। ओके, चलिए देन मैंने कुछ चैप्टर्स तो अपलोड कर दिए, पर अभी मेरे को क्यूआर कोड का याद आया है, तो ऑलरेडी अगर आपकी पीडीएफ शीट में होगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे के चैप्टर में वो क्यूआर कोड अटैच कर दूंगा। डन। तो ये जो स्पेशल डिस्कशन क्या है, कुछ गुड्स का मैं यहाँ स्पेशल डिस्कशन लेना चाहता हूँ। पहला, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स ये क्या है? ओके, जनरली अब देखो इसका क्या स्टेटस है, टोबैको प्रोडक्ट्स और टोबैको मतलब पान मसाला जिसमें गुटखा है, ओके, उसके बाद में सिगरेट्स प्रोडक्ट है, बीड़ी वगैरह है, टोबैको कोई भी है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया हुआ है। ओके, इसके ऊपर जीएसटी लगाया है, साथ साथ में इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज भी गवर्नमेंट ने लगाई है। मतलब क्या? मतलब समझ लो कोई मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरर ऑफ टोबैको है और वो सिगरेट बना रहा है, तो जब वो सिगरेट यहाँ पे सप्लाई करेगा तो समझ लो वैल्यू ऑफ द सिगरेट, ध्यान सुनिएगा, वैल्यू ऑफ सिगरेट 1 लाख रुपीज है, तो इसके ऊपर एक्साइज भी लगेगा। यानी ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज भी लगेगा। समझ लो सेंट्रल एक्साइज 10% है, तो यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, यानी टोटल हुआ 1,10,000 रुपए, और इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। अगर इंट्रा होगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, ओके, रेट अज्यूम करते हैं 18%, तो एट द रेट 9% और एट द रेट 9%, ओके, जो भी आएगा जीएसटी भी लगेगा। जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि भाई जीएसटी आ गया तो अब एक्साइज खत्म हो गया, नहीं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसपे एक्साइज भी आज भी लगता है। जैसे अभी अभी हमने ऑलरेडी देखे हैं अल्कोहलिक लीकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसके ऊपर तो जीएसटी लगता ही नहीं है। ओके, इनके ऊपर तो ऑलरेडी एक्साइज और ओके वैट और सीएसटी जो है वो लगते हैं। दूसरी बात, ओके, दूसरी बात जो मैं आपको ये बता दूं, ओके, वो ये ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बात ये है कि आप जो है यहाँ पे, हाँ, कुछ ऐसे मैं स्पेशल डिस्कशन कर रहा हूं कि जिसके ऊपर एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है, जिसमें टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट जो है वो इसमें कवर किया गया है। हाँ, एक बात मैं आपको कह दूं, जो होमवर्क आपको करना ही पड़ेगा, मैं कोई रेडी बुक इससे रिलेटेड प्रोवाइड करने वाला नहीं हूं। क्या? कुछ मेरे बनाए हुए चार्ट मैं स्क्रीन पे बताऊंगा, आप अगर मेरा सेशन मोबाइल में देख रहे हो तो दूसरे मोबाइल से आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आज के आज एक ब्लैंक पेज पे वो चार्ट बनाकर वो यहाँ नोट्स के साथ स्टेपल कर दीजिएगा। कुछ होमवर्क मेरे साथ करना है, अगर आप करोगे तो ही आपको वो 80 मिलेगा। ये एक टीचर की बेस्ट विशेस आपके साथ रहेगी, लेकिन अगर आप मेरे साथ चीजें नहीं करोगे तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सही नहीं पाता। ओके, तो जहां तक देखा जाए, जैसे अब ये जो मैं डिस्कशन करूंगा इसके साथ मैं आपको चार्ट दूंगा, चार्ट स्क्रीन पे बताऊंगा, वो आपको घर पे ड्रॉ करना है, इतना होमवर्क करना है। करोगे कि नहीं करोगे? बोलो यस और नो। अगर यस होगा तो वाई टाइप कीजिएगा फटाफट, यस और नो। चलिए, तो ये था रिगार्डिंग टू कि भाई टोबैको पे एक जीएसटी भी लगेगा, एक्साइज भी लगेगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अभी हमने देखा अल्कोहल पे ओके, इट इज आउटसाइड द रेंज ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी के ये जो है स्कोप में नहीं है। इसके ऊपर अल्कोहल पे क्या लगता है? तो अल्कोहल मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन होगा तो उसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी, और अगर वो सेल होगा तो वैट और सीएसटी भी लगेगा। ओके, उसके ऊपर वैट और सीएसटी भी लगेगा। उसके बाद में ओपियम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, मतलब चरस, गांजा वगैरह जो नार्कोटिक्स होते हैं,
ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। ओपीएम, इंडियन हेम्प, नारकोटिक्स, ड्रग्स और नारकोटिक्स पे ओके जीएसटी लगेगा। ओके जीएसटी लगेगा, साथ साथ में इसके ऊपर स्टेट एक्साइज लगेगी ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। ओके मतलब क्या, मतलब ये है, पहली बात तो आपको ये बता दूं, ओके पहली बात तो आपको ये बता दूं कि जहां सीएसटी और वैट लगता है वहां जीएसटी का कॉम्बिनेशन आ ही नहीं सकता। हाँ, कॉम्बिनेशन किसका हो सकता है, एक्साइज और जीएसटी। जैसे ओके टोबैको प्रोडक्ट पे सेंट्रल एक्साइज लगेगा, जीएसटी लगेगा। ओके जहां तक ओपीएम, इंडियन हेम्प वगैरह है तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा और स्टेट एक्साइज लगेगा। आई रिपीट स्टेट एक्साइज, क्योंकि ये स्टेट एक्साइज के रेवेन्यू में था। अब सर ये सर आप समझा रहे हो, समझ में आ रहा है, पर इसके पीछे लॉजिक क्या बेटा, अगर ये लॉजिक हिस्ट्री समझनी है तो आपको फिर मेरे दो जो कोर्सेस है, एक है कि जीएसटी इन डेप्थ रेगुलर कोर्स और एक है जीएसटी एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर कोर्स, तो आपको वो बाय करने पड़ेंगे जो यहाँ पे 230 आवर्स के और यहाँ पे 160 आवर्स के हैं, तो आपको वो बाय करने पड़ेंगे। ये तो बेटा फास्ट ट्रैक कोर्स है, ओके रिवीजन से थोड़ा ज्यादा विद सुपर 50 क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ जाना है तो आपको वो मेरे कोर्स लेने पड़ेंगे। अभी भी मैं कह देता हूं कि जो फर्स्ट टाइम जीएसटी कर रहा है, ओके अगर आप यहाँ पे ओके यहाँ पे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ अगर आपको कभी भी ये फास्ट ट्रैक कोर्स में समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको रेगुलर कोर्स में कन्वर्ट करके दे दूंगा, ठीक है, रेगुलर कोर्स में कन्वर्ट करके दे दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जहां तक देखा जाए पेट्रोलियम क्रूड, अभी अभी हमने देखा ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है कि जिसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगता है। ओके आर नॉट लिवेबल टू जीएसटी। इसके ऊपर अगर मैन्युफैक्चर होता है तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, और सेल होता है तो यहाँ पे सीएसटी और वैट डिपेंड ऑन इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सेल पे लगता है। एंटरटेनमेंट टैक्स अभी हमने देखा, एंटरटेनमेंट टैक्स अगर स्टेट का होगा तो वो तो जीएसटी में सब्स्यूम हो गया, लेकिन अगर वो पंचायत या लोकल बॉडी लगा रही होगी तो ओके जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ है, शैल नॉट बी सब्स्यूम इन जीएसटी, तो जीएसटी भी लगेगा प्लस एंटरटेनमेंट टैक्स भी अलग से लगेगा। और रियल एस्टेट सेक्टर में तो जीएसटी है ही नहीं, क्योंकि जीएसटी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लगता है। तो चलिए एक चार्ट हम यहाँ पे देखते हैं और वो चार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले लो, जस्ट मिनट मैं वो चार्ट आपको दे देता हूँ। जस्ट मिनट रुकना, कल से मैं चार्ट रेडी रखूंगा, आज जो है ना रह गया टाइम पे, मैं भी भूल गया। जस्ट मिनट, चलो ये चार्ट का स्क्रीनशॉट लो और आपने बनाना है। आप जब घर पे बनाओगे तो आपको समझ जाएगा। कुछ होमवर्क आपको मेरे साथ करना है, फिर से वो एनर्जी लाना है इस बार एग्जाम में। चलो ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और आज का होमवर्क ये रहेगा, आपको ये घर पे बनाना है और फिर से वो एनर्जी लाना है। ओके इस बार आने वाले एग्जाम में हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, इस बार 80 पार। चलो ये टेबल अच्छे से पढ़ना है, चार्ट बनाना है पढ़कर, और यस इस बार 80 पार। चलो डन, ओके। उसके बाद में देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के क्या बेनिफिट है भाई, ये प्रायोरिटी बी में रखना, पूछा तो अच्छी बात है। ओके तो फटाफट मैंने समरी बना के रखी है, जीएसटी के क्या बेनिफिट्स है, गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट है, उसके बाद में गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है, कंज्यूमर को क्या बेनिफिट्स है, एक उसकी लिस्ट बना के रखी है। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, ऑब्वियस है बेटा, जीएसटी आने के बाद अब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर ऐसा अलग अलग नहीं हुआ है। आज कोई भी मार्केट हो, ओके आपको क्या, तो आपको जीएसटी ही लगने वाला है।
मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट किया है, क्योंकि फॉरेन इंडस्ट्री अब इंडिया की तरफ बहुत अच्छे ढंग से देखने लगी है, क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्म लॉ है जिसका नाम है जीएसटी। बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर बहुत सिंप्लीफाई किया है। सर्टिनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, अब क्या हो गया, हमारे कॉमन पोर्टल से ही पूरा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। ऑटोमेटेड प्रोसीजर विद ग्रेट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट। ओके, मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग, कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत कम कर दिया गया। बेनिफिट ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड एंटरप्रेन्योर्स, इनको तो बेनिफिट हुआ ही है जीएसटी आने के बाद। चलिए, चलिए दोस्तों, ओके, अनदर इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर एग्जाम, इंपॉर्टेंट रखना, प्रायोरिटी ए पे रखना। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस क्या हुए, जीएसटी लाना था, तो जीएसटी लाने के लिए ओके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ओके, टैक्स पहले तो हम देखेंगे, टैक्स से रिलेटेड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और जीएसटी लाने के लिए ओके कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस क्या किए गए। चलिए फटाफट देखते हैं। आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ टैक्स। वो कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक आर्टिकल है, आर्टिकल 265। कोई भी टैक्स लगाना हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स, कोई भी टैक्स लगाना हो, तो आपको उसके लिए अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। अथॉरिटी लेनी पड़ेगी मतलब उससे रिलेटेड आपको लॉ बनाना पड़ेगा, लेजिस्लेचर बनाना पड़ेगा फॉर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल 245, आर्टिकल 245 पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, क्योंकि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर होने की वजह से दो गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर है, एक सेंट्रल यानी पार्लियामेंट को और दूसरा लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को, और ये दोनों मिलकर यहाँ पे लॉ बनाते हैं। ओके, नाउ आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 में तीन लिस्ट दी गई है, तो एक शेड्यूल 7 है और 7 शेड्यूल में तीन लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में है, जिसे हम लिस्ट 1 कहते हैं, ओके, उसके ऊपर ओनली पार्लियामेंट, आप उसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हो, एक्सक्लूसिव राइट्स है टू मेक द लॉज। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट स्टेट लिस्ट। ओके, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक द लॉज, और कॉन्करेंट लिस्ट जहां दोनों गवर्नमेंट को यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को पावर है टू मेक द लॉज। ठीक है, ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे बेसिक आर्टिकल रिलेटेड टू टैक्सेशन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, सॉरी फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए थी। अब मैं आपको ये बता दूं, क्या होता था कि जो सब्जेक्ट्स लिस्ट 1 में दी है उसके ऊपर एक्सक्लूसिवली सेंट्रली लॉ बना सकती है, जो सब्जेक्ट लिस्ट 2 में दी है उसके ऊपर एक्सक्लूसिवली स्टेट ही लॉ बना सकता है। ओके, और जो सब्जेक्ट लिस्ट 3 में दी है उस सब्जेक्ट पे दोनों लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट, लेकिन अलग अलग बना सकते हैं, मिलकर नहीं। ओके, तो जहां तक देखा जाए, वेराइटी ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर एंड स्टेट। ओके, तो जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में थी वो अलग अलग दिया गया था। अब जीएसटी हमें ऐसा लॉ बनाना था जो दोनों मिलकर, साथ में मिलकर लॉ बनाएंगे। अब लिस्ट 1, 2 और 3 तीनों अगर देखा जाए तो तीनों में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी कि यहाँ पे दोनों मिलकर लॉ बनाए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और वो 101st अमेंडमेंट हुआ। हमारे संविधान में संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जीएसटी लाने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो 101st ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल जीएसटी जीएसटी को अथॉरिटी देने के लिए लाए गए, जैसे आर्टिकल 246 ए, 279 ए, जो जीएसटी से रिलेटेड है, ये सारे आर्टिकल्स लाए गए। ठीक है, डन, वेरी गुड। चलो, अब यहां पे देखिएगा आर्टिकल 246 ए क्या कहता है। ओके, पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी, ये अथॉरिटी देता है, मतलब जीएसटी की अथॉरिटी आर्टिकल 246 से नहीं है। जैसे आर्टिकल 246 में हमने देखा तीन लिस्ट आती है, लिस्ट 1, 2 एंड 3, उसमें से नहीं है। एक स्पेशल आर्टिकल लाया गया और वो आर्टिकल 246 ए, याद करना, एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 246 ए, ये याद करना। और ये आर्टिकल 246 ए पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दोनों मिलकर, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दोनों मिलकर ओके जीएसटी
पावर टू मेक द लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी इम्पोज बाय यूनियन और बाय स्टेट। ओके, मतलब इंडिया के जो गुड सप्लाई होगा तो दोनों मिलकर जीएसटी लॉ बनाएंगे। और अगर वो इंटरस्टेट ट्रेड होगा तो हाँ, इंटरस्टेट ट्रेड होगा तो आईजीएसटी लगता है, और आईजीएसटी का पावर पूरा किसके पास रहेगा? पार्लियामेंट के पास रहेगा दोस्तों। ओके, तो जहां तक अगर आपका सप्लाई इंट्रा होता है तो दोनों सीजीएसटी एसजीएसटी मतलब सेंट्रल और स्टेट साथ में टैक्स लगाएगी, साथ में लॉ बनाएगी। लेकिन इंटर स्टेट होगा तो इंटर स्टेट में आईजीएसटी लॉ जो है वो ओनली जो है यहाँ पे सेंट्रल यानी पार्लियामेंट बनाएगा। नो डाउट उसका रेवेन्यू शेयर किया जाएगा, और उसका रेवेन्यू शेयर किसके साथ किया जाएगा? स्टेट के साथ। लेकिन लॉ सेंट्रल ही बनाएगा, टैक्स कलेक्शन भी सेंट्रल करेगा, और रेवेन्यू जो है स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा। नाउ उसके बाद में एक्सप्लेनेशन। Provision of this article shall, in respect of GST referred to in clause 5 of Article 279A, take effect for the recommended by Goods and Service Tax Council. ओके चलो ठीक है, मतलब ये इन शॉर्ट आर्टिकल 279A(5) में जो गुड्स दिए गए हैं उस पे जीएसटी उस दिन आएगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा, लाइक पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो देखो ये ऐसे 5 आइटम है, ये जीएसटी के स्कोप में आ सकते हैं, पर कब आएंगे? जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। अल्कोहल जो है वो अल्कोहल उसी दिन जीएसटी के स्कोप में आएगा। सुनिएगा, अल्कोहल उसी दिन जीएसटी के स्कोप में आएगा जिस दिन आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा। लेकिन ये जो गुड्स है जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगा उस दिन जीएसटी के स्कोप में आएंगे। पर फिलहाल ये जो गुड्स है इन पर बेटा ओके जो एग्जिस्टिंग लॉस थे, सेंट्रल एक्साइज, वैट और सीएसटी, ओके यहाँ पे वो टैक्सेस कंटिन्यू रहेंगे। इन गुड्स को फिर से एक बार लिख लो, इन गुड्स को क्या कहा जाता है? इन गुड्स को नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन गुड्स को नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है। डन बेटा, यस और नो? चलिए नाउ नेक्स्ट आर्टिकल 269A। 269A क्या था मैं थोड़ा ये आपको बता दूं। क्या था कि अगर इंटरस्टेट ट्रेड या कॉमर्स होता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, पर उसके ऊपर कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये आर्टिकल, ये आईजीएसटी लॉ बनाने का पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी पार्लियामेंट को देता है। इससे रिलेटेड लॉ पार्लियामेंट बनाएगी। हाँ, लेकिन पार्लियामेंट इसका रेवेन्यू अपोर्शन करेगी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। मतलब आईजीएसटी का रेवेन्यू पूरा सेंट्रल नहीं रखेगी, आईजीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन पूरा पार्लियामेंट करेगा। ओके, और कलेक्शन पूरा पार्लियामेंट करने के बाद ओके कलेक्शन पूरा कलेक्ट करने के बाद पार्लियामेंट इसका रेवेन्यू स्टेट को बांटेगी। कौन से स्टेट को बांटेगी? तो जो डेस्टिनेशन स्टेट रहेगा, आई रिपीट, जो डेस्टिनेटेड स्टेट रहेगा उस डेस्टिनेटेड स्टेट के साथ ये जो है रेवेन्यू बांटा जाएगा। ओके, हाँ, साथ साथ में जो गुड्स और सर्विसेज आपका इंपोर्ट होगा इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इंपोर्ट ट्रांजैक्शन को भी इंटरस्टेट कहा जाएगा। मतलब क्या? मतलब आपका आईजीएसटी जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में, ओके, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करोगे या यूटी टू यूटी सप्लाई करोगे तो आईजीएसटी लगेगा, या स्टेट टू यूटी सप्लाई करोगे तो आईजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आपके ट्रांजैक्शन इंपोर्ट होते हैं तो इंपोर्ट को भी इंटरस्टेट माना जाएगा, और इन एडिशन टू बीसीडी यानी उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगेगी, पर इन एडिशन टू बीसीडी उसके ऊपर आईजीएसटी भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसे भी इंटरस्टेट माना जा रहा है। The amount apportioned to a state under clause 1 shall not form a part of consolidated fund of India। और ख्याल रहे, जो पैसा आईजीएसटी का स्टेट को दिया जा रहा है वो इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से नहीं दिया जा रहा है, वो उनका टैक्स के राइट से, टैक्स का रेवेन्यू है, वो पैसा उनका ही है, वो इंडिया का पैसा नहीं, वो उनका ही पैसा है और उसी फंड से उनको दिया जाएगा। डन, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 270।
It is amended to provide distribution of GST between center and state by order of the president after considering the recommendation of finance commission. It applies those tax amount apportioned or payable to central government for taxes levied. तो ये आर्टिकल 270 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. यस, जस्ट फॉर अपोर्शनमेंट बिटवीन सेंट्रल और स्टेट, टैक्स अपोर्शनमेंट कैसे होगा उसके लिए आर्टिकल 270 उन्होंने लाया है. नॉट सो इंपॉर्टेंट, कीप इन प्रायोरिटी सी, प्रायोरिटी सी में रखो. आर्टिकल 366, आर्टिकल 366 में क्लॉज 12A, क्लॉज 12A में डिफाइन किया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की. मतलब अगर इंडिया में किसी भी लॉ में जीएसटी वर्ड जब भी आएगा तो जीएसटी का मीनिंग क्या होगा? जीएसटी का मीनिंग होगा टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ख्याल रखिएगा, मतलब इंडिया के सारे गुड्स और सर्विसेज पे ओके जो टैक्स लगने वाला है उसे जीएसटी कहा जाएगा. सारे गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगने वाला है उसे जीएसटी कहा जाएगा, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ के. मैंने पहले भी आपको कहा था कि अल्कोहलिक लिकर और वो अल्कोहलिक लिकर जो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, वो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगेगा. और अगर फ्यूचर में अल्कोहल पे जीएसटी लगाना हो तो ये क्लॉज 12A ऑफ आर्टिकल 366 चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री है. अल्कोहल को छोड़ के बाकी सारे गुड्स पे जीएसटी आ सकता है. ओके, अल्कोहल पे यहाँ पे स्टेट एक्साइज, वैट और सीएसटी लगता है. ओके, दूसरी बात सर, फिर आपने ये भी तो पढ़ाया था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, मतलब पहला आइटम, चलो मेरे साथ रिवाइज करो, पहला आइटम पेट्रोलियम क्रूड, चलो सभी मेरे साथ रिवाइज करो. पहला आइटम पेट्रोलियम क्रूड, दूसरा हाई स्पीड डीजल, तीसरा यहाँ पे मोटर स्पिरिट कॉल एज पेट्रोल, उसके बाद में एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसके बाद में नेचुरल गैस. ये जो 5 आइटम्स है, ये 5 आइटम्स पे आपने कहा सर इस पे तो जीएसटी लगता नहीं है. ओके बेटा, इसके ऊपर जीएसटी आ सकता है. मतलब जैसा मैंने कहा सारे गुड्स पे जीएसटी आ सकता है और इन 5 आइटम्स पे भी जीएसटी आ सकता है. पर जीएसटी उस दिन आएगा जिस दिन क्या बेटा, बोलो, जिस दिन क्या जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा. जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा उस दिन जीएसटी आएगा. ओके, मतलब इन 5 आइटम पे जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अल्कोहलिक लिकर पे अगर हमें जीएसटी लाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा. समझा क्या? समझा तो सभी बोलो यस सर. उसके बाद में सर्विसेज, सर्विसेज की डेफिनेशन हम आगे देखेंगे. सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मतलब गुड्स के अलावा बाकी जो भी कुछ होगा उसे सर्विसेज कहा जाएगा. स्टेट, स्टेट मतलब आर्टिकल 246A, 268, 369 ये इनसे रिलेटेड. ओके, इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर. अब मैं थोड़ा ये पॉइंट समझना क्या है. अगर आपका स्टेट होगा, अगर आपका स्टेट होता है और वो इंट्रास्टेट सप्लाई होता है, स्टेट में इंट्रास्टेट सप्लाई होता है, तो आपके सप्लाई पे 2 टैक्स लगेगा. और वो कौन से 2 टैक्स लगेंगे? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. अगर आपका यूटी होगा, यूटी होगा और यूटी में इंट्रा होता है, ओके, तो उसके ऊपर 2 टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी. ओके, कौन से 2 टैक्स लगेंगे? सीजीएसटी ओके एंड यूटीजीएसटी. और स्टेट होगा तो एसजीएसटी लगेगा. अब ओके, स्टेट यानी क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट और यूटी सर? स्टेट और यूटी में क्या डिफरेंस है? अब बताओ क्या क्या डिफरेंस है. स्टेट यानी ऐसी यूटी ओके जहां स्टेट लेजिस्लेचर है, जहां स्टेट लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर है ओके, वो ओके स्टेट बोला जाएगा. मतलब जहां विधानसभा दी गई है. ओके, सच कहूं तो सारी यूटीज है. ओके, महाराष्ट्र भी यूटी है पर महाराष्ट्र में विधानसभा दी गई है. अगर महाराष्ट्र में विधानसभा दी गई है तो वो क्लासीफाई किस में हो जाएगा? स्टेट में. ओके, या पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है, पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है. ओके, अब पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है मतलब दिल्ली, दिल्ली ओके पूरा स्टेट नहीं है, वहां पे कुछ पावर स्टेट के पास है. अगर पार्टली भी विधानसभा होगी, जैसे आप पार्टी दिल्ली विधानसभा है, पार्टली भी विधानसभा होगी तो भी उसे स्टेट माना जाएगा. ओके, जम्मू एंड कश्मीर पार्टली विधानसभा है इसलिए उसे स्टेट माना जाएगा. ओके, उसके बाद में पुडुचेरी, ओके पुडुचेरी जो है ये पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है इसलिए उसको स्टेट माना जाएगा. ओके, इसलिए वैसे हम दिल्ली को यूटी कहते हैं डे टू डे लैंग्वेज में. ओके, डे टू डे लैंग्वेज में दिल्ली को यूटी कहते हैं,
पुडुचेरी को यूटी कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को यूटी कहते हैं, लेकिन जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर पूरा स्टेट लेजिस्लेचर होगा या पार्टली पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास होगा तो उन्हें स्टेट ही माना जाएगा। तो 3 ऐसी यूटी है जिसे स्टेट कहा जाता है जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में। कौन सी 3 यूटी है जिसे स्टेट कहा जाता है? तो दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर जिसे स्टेट कहा जाएगा। और अगर वहां पे इंट्रास्टेट सप्लाई होता है तो वो सिचुएशन में कौन सा टैक्स लगेगा? एसजीएसटी। ओके, वहां पे एसजीएसटी लगेगा, यानी सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी लगेगा। लेकिन ओके, यूटी किसे कहा जाएगा? जहां बिल्कुल ही स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। ओके, पूरा कंट्रोल सेंट्रल का है, पूरा कंट्रोल सेंट्रल का है। ओके, जहां जहां कोई सीएम नहीं है। ओके, गवर्न बाय गवर्नर। ओके, गवर्नर अपॉइंट होता है और वो पूरा गवर्न करता है, तो उसे यूटी कहा जाता है। जैसे चंडीगढ़ हुआ, 5 ऐसी यूटीज है, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दीव दमन। ओके, तो यहाँ पे टोटली गवर्न बाय गवर्नर, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे बेटा यूटी कहा जाता है। और वहां अगर इंट्रास्टेट सप्लाई होता है तो सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी लगता है। ओके, स्वाहा। ओके, समझ में आया क्या आपको? आया होगा तो बोलिए यस सर, समझ में आया है। ओके, तो देखो, स्टेट एंड यूटी हैविंग देयर लेजिस्लेचर। ओके, तो स्टेट 28 स्टेट प्लस दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इन्हें स्टेट कहा जाएगा, इन्हें स्टेट कहा जाएगा। और यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी? तो 5 यूटी होगी। अंडमान निकोबार आइलैंड, दूसरा लक्षद्वीप, दमन दीव दादरा नगर हवेली, लद्दाख यूटी में आएगा, एंड चंडीगढ़। ओके, ये यूटी में आएगा। ओके, ये समझा क्या? बोलिए यस सर, समझ में आया। वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे ड्यूअल जीएसटी मॉडल इन इंडिया। ओके, तो इंडिया में देखो, यहाँ पे ये ड्यूअल मॉडल क्या होता है? ओके, 2 वर्ड को समझ लो, एक नेशनल मॉडल, नेशनल जीएसटी मॉडल, और दूसरा ड्यूअल जीएसटी मॉडल, ड्यूअल जीएसटी मॉडल। ओके, अब ये नेशनल जीएसटी मॉडल क्या होता है बेटा? तो ये नेशनल जीएसटी मॉडल, ध्यान से सुनिएगा। ओके, कि भाई कोई भी सप्लाई हो, एक ही जीएसटी लगाया जाए और उसका नाम जीएसटी, बस ऐसा स्प्लिट ना किया जाए। ओके, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, ऐसा स्प्लिट मत करो। ओके, एक ही रेट से लगा दो, जैसे जीएसटी 18%, दैट्स ऑल। ओके, 18%, 12%, 5%, 28%। ओके, जीएसटी ये रेट से लगा दो, बात को खत्म करो। इसको कहा जाता है नेशनल जीएसटी मॉडल। इंडिया में पहले नेशनल जीएसटी मॉडल के बारे में सोचा गया था। इंडिया में पहले नेशनल जीएसटी मॉडल के बारे में सोचा गया था, लेकिन ओके लेकिन ओके वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है। ओके, स्पेलिंग वगैरह मत देखना भाई, कॉन्सेप्ट को समझना। ओके, मैं बहुत फास्ट लिखता हूँ, मुझे भी नहीं पता चलता है कि मैंने स्पेलिंग क्या लिखा है। ठीक है, तो इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर होने की वजह से ओके इतने सारे स्टेट और इतनी डिवाइडेड पावर्स है कि नेशनल जीएसटी लाना मुश्किल था। इवन दो हम कहते हैं वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, पर एक्चुअली वन टैक्स नहीं है, ड्यूअल मॉडल में टैक्स है। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तो यहाँ पे जीएसटी यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। और जीएसटी स्प्लिट कैसे होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी और यूटी जीएसटी। ओके, आई रिपीट, एसजीएसटी और यूटी जीएसटी इसमें स्प्लिट किया जाएगा। ओके, और आपके रेट जो है, जैसे जीएसटी के रेट अगर 18% को लेके चले तो 9% एंड 9% इस तरह से स्प्लिट हो जाएंगे। इसको कहते हैं ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी। ठीक है, और इंटरस्टेट होगा, आई रिपीट इंटरस्टेट होगा, और आपके रेट 18% हो गए तो एक नया कंसेप्ट लाया गया आईजीएसटी, जो आपको फुल रेट से लगेगा। आईजीएसटी जो फुल रेट से लगेगा अगर आपका सप्लाई इंटरस्टेट होगा। ओके, आईजीएसटी तो हमारा इन्वेंटेड मॉडल है, कोई भी कंट्री जिसने जीएसटी लाया है ओके आईजीएसटी जैसा कंसेप्ट नहीं लाया है। ओके, हमने ऐड किया आईजीएसटी ओके टू मेक फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बस इतना समझ लो यहाँ पे कि ओके हम ड्यूअल मॉडल में ला रहे हैं विथ फ्लेवर ऑफ आईजीएसटी, स्पेशली इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। ये समझा क्या? ओके, तो ड्यूअल मॉडल जीएसटी आया, तो यहाँ पे हमने ओके इस पे शॉर्ट नोट आ सकती है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल इन इंडिया। ओके, स्टार करना, उसके आपको ये सारे पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। इंडिया एडॉप्टेड ड्यूअल जीएसटी मॉडल in view of federal structure in the country. Center and state simultaneously levy GST on taxable supply of goods or services.
ओके, जो विद इन यानी इंट्रा स्टेट होता है तो उसके ऊपर साइमल्टेनियसली टैक्स लगाएंगे। इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगाया जाएगा। ओके, और इंट्रा होगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी। आईजीएसटी अप्रोक्सीमेटली सम ऑफ टोटल ऑफ सीजीएसटी ना एसजीएसटी। सवाल है ये आईजीएसटी का रेट क्या होगा, तो आईजीएसटी का रेट फुल रेट होगा, दैट इज सम ऑफ टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस भी इंटरस्टेट माना जाएगा, जो अभी हमने पढ़ा। तो देखो यहाँ पे इंट्रा होगा तो इंट्रा में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी होगा तो यूटीजीएसटी लगेगा, और इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो क्या लगेगा बेटा, आईजीएसटी आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। चलिए एक छोटा सा नोट मैंने यहाँ पे लिया है और वो है जीएसटी कंपेंसेशन सेस। ओके, जीएसटी कंपेंसेशन सेस ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, अगर कोई स्टेट को अगर लॉस होता है तो वो लॉस को कंपेंसेट करने के लिए, जैसे जीएसटी में ये डर था कि कुछ स्टेट को लॉस हो सकता है। ओके, और तो वो लॉस को कैसे कंपेंसेट किया जाए, तो एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी जिसका नाम रहेगा जीएसटी कंपेंसेशन सेस, और ये कुछ लग्जरियस आइटम्स या पब्लिकली डोमिनेटेड गुड्स पे लगाया जाएगा। और यहाँ पे वो जो पैसा कलेक्ट होगा वो उन स्टेट को बांटा जाएगा जो स्टेट को इसमें नुकसान हुआ। ये बेसिक रिकमेंडेशन था कि ये सिर्फ 5 साल तक टैक्स रहेगा। अब 5 साल क्या, ये तो एक्सटेंड होते जा रहा है, पर बेसिकली इसके पीछे आइडिया ये था कि भाई जीएसटी कंपेंसेशन सेस 5 साल तक रखेंगे और 5 साल के बाद इसको खत्म कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये खत्म होगा, लेकिन ठीक है, जो भी है। इट इज लेविड ऑन इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई, इट इज इन एडिशन टू बेसिक जीएसटी। और ये कुछ आइटम्स है जैसा डीमेरिट गुड्स, पान मसाला, टोबैको के या लग्जरियस गुड्स है, मोटर कार वगैरह, इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा। डन। चलिए अब आते हैं बेटा जीएसटी काउंसिल। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, इसके पीछे एक बेसिक आइडिया आपको समझा देता हूं। देखो क्या था कि जीएसटी लॉ अकेले सेंट्रल नहीं बना सकता, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया आर्टिकल 246A। ओके, स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया कि भाई सेंट्रल अगर मान ले कि नहीं मैं मेरा जीएसटी अलग से बनाऊंगा, स्टेट अगर कहे कि मैं मेरा जीएसटी अलग से बनाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, ये साथ में मिलके ही बनाना पड़ेगा। अब साथ में सारे स्टेट्स को, 28 स्टेट्स को +3 दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, यानी 31 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज, ऐसे 36 स्टेट और यूटीज को और सेंट्रल को साथ में बैठ के जीएसटी की पॉलिसी सोचना, तो उसके लिए एक परिषद बनाना पड़ेगा। उस परिषद को कहा गया काउंसिल, जीएसटी काउंसिल। और इतनी पावर दी गई जीएसटी काउंसिल को कि मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर जीएसटी काउंसिल यहाँ पे, मतलब जीएसटी काउंसिल के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता जीएसटी का। यानी इसलिए जीएसटी के अमेंडमेंट्स सेंट्रल डिसाइड कर ले, स्टेट डिसाइड कर ले, नहीं, जीएसटी काउंसिल मीटिंग डिसाइड करती है कि जीएसटी की पॉलिसी क्या बननी चाहिए। और जो जीएसटी काउंसिल में डिसाइड होगा, आई रिपीट, मेरा वर्ड ध्यान सुनना, जो जीएसटी काउंसिल में डिसाइड होगा वो इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय सेंट्रल एंड स्टेट। नो डाउट जीएसटी काउंसिल में जो वोटिंग होगी, मेजॉरिटी से डिसीजन और रिजोल्यूशन पास हो गए, और वो जो पास हो गए तो सारे पूरे इंडिया में लागू हो गए बाय सेंट्रल और स्टेट। और खास बात यह है कि ये जीएसटी काउंसिल प्रेसिडेंट के अंडर बनाया गया। ओके, थ्रू आर्टिकल 279 है ये जीएसटी काउंसिल जो काम करेगा, ये प्रेसिडेंट के अंडर में बनाया गया और काम करेगा, जिसके चेयरमैन हो गए हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, मतलब हमारे जो सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर हो गए वो चेयरमैन हो गए, और बाकी जो मेंबर्स हो गए वो स्टेट्स के मेंबर्स हो गए। डिसीजन कैसे होगा, तो मेजोरिटी जो पास होगा, ओके, वेटेड वोटिंग होती है, सेंट्रल और स्टेट के पास अपनी वोटिंग राइट्स होते हैं, ये आप रीड कर सकते हो। रिकमेंडेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जीएसटी काउंसिल कौन कौन से मैटर्स पे रिकमेंडेशन दे सकता है। वैसे तो ये लिस्ट आपने देख लेना है, पर मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, जीएसटी काउंसिल, ओके, देखो जो भी जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट आनी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जब तक जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन नहीं आएगा तब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं होगी। तो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, और इसलिए जीएसटी को मोस्ट फ्लक्चुएटिंग लॉ कहा जाता है, क्योंकि हर महीने में जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बैठती है, अमेंडमेंट्स लाती है, हर महीने में बैठती है, अमेंडमेंट्स लाती है। इसलिए
इनकम टैक्स तो भी थोड़ा स्टेबल है, एक बार बोल दिया तो पूरा साल भर चलता है, पर जीएसटी स्टेबल नहीं है बेटा, हर महीने में अमेंडमेंट्स आते रहती है, जब तक लॉ समझ में आता है तब तक बदल जाता है। ओके, पर वॉट एवर इट में भी, लेकिन ये लिस्ट आपने लर्न कर लेना है कि व्हाट आर द रिकमेंडेशंस टू बी गिवन बाय जीएसटी काउंसिल। तो पहला, ओके, पहला रिकमेंडेशन आज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 2017 में बहुत इंपॉर्टेंट था जब जीएसटी आया। भाई ये रिकमेंडेशन क्या है? तो ये जो रिकमेंडेशन है कि कितने टैक्सेस, सेस और सरचार्जेस यूनियन और स्टेट के जीएसटी में सब्सिम होने चाहिए, यानी सारे टैक्सेस सेस कितने सब्सिम होने चाहिए, ये डिसाइड किसने किया? जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया। कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज पे एग्जम्पशंस देने हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। हर सेंट्रल और स्टेट अपने हिसाब से एग्जम्पशन नहीं देगा। ओके, जीएसटी काउंसिल मीटिंग होगी, परिषद बैठेगी, ओके, गुड्स की लिस्ट डिसाइड होगी, और कौन कौन से गुड्स को एग्जम्पशन या सर्विसेज को एग्जम्पशन देना ये कॉमनली डिसाइड होगा और पूरे इंडिया में बाद में लागू किया जाएगा। जीएसटी का मॉडल कैसे होगा, आईजीएसटी कैसे कलेक्ट होगा, वो स्टेट में कैसा बांटा जाएगा, आपके प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स हो गए, ये कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी हमने कितने लिमिट तक जीएसटी नहीं लगाना है, जैसे थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख, कुछ केस में 20 लाख, कुछ केस में 40 लाख। ओके, यानी ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, ओके, ये भी कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। ओके, रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट, जीएसटी के रेट कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। जैसे अभी बेस रेट क्या चालू है? बेस रेट है 5%, 12%, 18%, 28%। हाँ, कुछ 0.25% डायमंड्स पर भी है, 3% गोल्ड ज्वेलरी पर भी है। तो ऐसे अलग अलग रेट्स है, ध्यान से सुनिएगा आप, ऐसे अलग अलग रेट्स है। तो यहाँ पे जो जीएसटी के रेट है ये कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। स्पेशल रेट, कभी कभी कोई ओके एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कोई सरचार्ज लगाना है, नेचुरल कैलेमिटी होगी, डिसास्टर हो गया और एक्स्ट्रा जीएसटी के रेट बढ़ाने हैं, तो वो भी कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, ये वर्ड बहुत बार आता है। ओके, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, इन्हें स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट कहा जाएगा। जैसे स्पेशली जब मैं चैप्टर पढ़ता हूँ कंपोजिशन लेवी या सेक्शन 22 थ्रेशोल्ड या एग्जम्पशन, तो उसमें बार बार एक वर्ड आता है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट मतलब इन स्टेट को एक स्पेशल कैटेगरी रखा गया। और वैसे तो जो भी जीएसटी काउंसिल में जीएसटी की प्रोविजन पर डिस्कशन होगा वो पूरे इंडिया में लागू होगी, एज इट इज लागू होगी, लेकिन ये जो स्टेट है थोड़ा बहुत अलग वे में लागू कर सकते हैं। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम पढ़ा होगा तो कंपोजिशन स्कीम में स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा तो 1.5 करोड़ नहीं, कितना लागू होता है? 75 लाख लागू होता है। तो ये जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है थोड़ा बहुत प्रोविजन बदल सकते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत लागू कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा, स्पेशली ओके मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, तो इसमें 10 लाख का ही थ्रेशोल्ड है, तो कुछ प्रोविजंस इनको अलग ढंग से चल सकती है। और नेक्स्ट, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके, कोई भी मैटर जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का है जीएसटी काउंसिल यहाँ पे डिसाइड करेगा। एग्जाम के हिसाब से इसके पॉइंट्स फटाफट लर्न कर लेना, और एग्जाम में अगर आता है रिकमेंडेशन बाय जीएसटी काउंसिल तो ये सारे पॉइंट्स लिख लेना है। देन बेटा चलिए, जीएसटीएन पोर्टल ये तो हम बाद में देखेंगे। हमारा जो जीएसटी पोर्टल जिसके ऊपर आप रिटर्न वगैरह फाइल करते हो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक फीचर है। ओके, तो ये हम बाद में देखेंगे जीएसटीएन पोर्टल। हाँ, एक कॉन्सेप्ट है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। मतलब क्या, जीएसटी नया नया लॉ था तो गवर्नमेंट ने अपने हेल्प डेस्क बनाए। मतलब ठीक है, जो सीए, सीएमए, सीएस जो है, ओके, यहाँ पे ये तो सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने भी हेल्प डेस्क बनाए। गवर्नमेंट ने जीएसटी में सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस दिए, ओके, और जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर बनाए, क्योंकि जीएसटी पूरा आईटी बेस्ड था, जीएसटीएन पोर्टल को समझना आसान नहीं था। इसलिए जीएसटी ने सिलेक्टेड सर्टेन आईटी इनेबल सर्विसेज, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज हु ओके हु आर कॉल्ड एज जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, ओके, जो जीएसटी के कंप्लायंस करने के लिए हेल्प करेगी, to develop the application that will help the taxpayer to interact with GSTN portal and help them to upload invoices, file return and GST related services. The customer product, they customize the product to cater the need of different segment of users. Okay, they make help from application service provider etc. मतलब ये था गवर्नमेंट के हेल्प डेस्क जो जीएसटी के कंप्लायंस के लिए ओके हेल्प करेंगे। डन, चलिए।
एक कॉन्सेप्ट अब देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो है ओके क्रेडिट सिस्टम इन ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी। मैं डायरेक्ट ये टेबल पे आता हूँ। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी ने ध्यान देना, मैं जो कह रहा हूँ सभी ने ध्यान देना। ओके, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी। ओके, जब भी आप आईटीसी यूज करोगे, जब हम ओके यहाँ पे प्रॉब्लम भी देखेंगे, जब भी आप आईटीसी यूज करोगे तो आपने जो परचेसेस की है, और ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी होगा। ओके, आपने जो परचेसेस की है, तो वो परचेसेस आपने इंटरस्टेट की होगी, तो आपके परचेसेस पे क्या पास ऑन हुआ होगा, आईजीएसटी। आपने इंट्रास्टेट परचेस की होगी तो इसके ऊपर क्या लग के आया होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या सीजीएसटी, यूटीजीएसटी। तो ऐसे केस में आप जो है क्रेडिट कैसे लोगे, सुनिए ध्यान से, आप क्रेडिट कैसे लोगे? तो आपके परचेसेस पे जो आईजीएसटी लग के आया है, वो आप यूज करोगे फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। आई रिपीट, आपके परचेसेस पे जो आईजीएसटी लग के आया है, तो आपके आउटपुट टैक्स में अगर आईजीएसटी होगा तो फर्स्ट आप उसके अगेंस्ट में ही यूज करोगे। उसके बाद भी बैलेंस है, समझ लो आपके परचेसेस पे 200 का ओके आईजीएसटी लग के आया है, आपके पास इनपुट टैक्स 200 है, और आपका इस मंथ का आउटपुट टैक्स में आईजीएसटी 100 है। तो आप पहले 200 में से 100 पहले आईजीएसटी में यूज करोगे, यानी आपने 100 यूज कर लिया, अब बैलेंस कितना बचा, 100। बचा हुआ आईजीएसटी आप किसी भी रेशियो में सीजीएसटी और एसजीएसटी में यूज कर सकते हो। मतलब आप ये जो आईजीएसटी है, ओके, आप जो है 50% सीजीएसटी, 50% एसजीएसटी, या 100% सीजीएसटी, 100% एसजीएसटी, किसी भी रेशियो में आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ ये था आईजीएसटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप क्रेडिट यूज करने जाओगे तो सबसे पहले क्रेडिट यूज करोगे आईजीएसटी का। ये रूल है जो सेक्शन 49 में दिया गया है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीट यूटिलाइजेशन ओके ऑफ आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा यूज होने के बाद, कैसे यूज किया, आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी के पेमेंट के लिए जो मेरे आउटपुट टैक्स पे लग रहा है, और बचा हुआ सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रोपोर्शन। फिर बाद में आप यूज करने लोगे सीजीएसटी। ओके, सीजीएसटी का क्रेडिट पहले आप सीजीएसटी में यूज करोगे, और अगर बैलेंस होगा तो फिर आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज करोगे। एसजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी में यूज करोगे, अगर बैलेंस होगा तो आईजीएसटी में भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं मतलब क्या, सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में अलाउड नहीं है, और एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में अलाउड नहीं है। यानी आईजीएसटी के लिए आप दोनों भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एसजीएसटी और सीजीएसटी के क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। लाइक यूटीजीएसटी का क्रेडिट पहले आप यूटीजीएसटी में यूज करोगे, अगर बैलेंस होगा तो आईजीएसटी में यूज करोगे। मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं तो एक एग्जांपल देता हूं, समझो। ओके, मुझे समझ लेना, मैं सीजीएसटी हूं सेंट्रल, मेरी सॉरी मैं आईजीएसटी हूं इंटीग्रेटेड, ठीक है। मेरी मदर सेंट्रल जीएसटी और माय वाइफ एसजीएसटी, और मैं दोनों का इंटीग्रेटेड, ठीक है, मैं दोनों का इंटीग्रेटेड। ओके, मेरी मदर और मेरी वाइफ और मैं तीनों खाना खाने बैठे, तीनों खाना खाने बैठे। अब अज्यूम करना कि भाई मेरी सास बहू की बिल्कुल पटती नहीं है, ओके, तो पर दोनों का इंटीग्रेटेड मैं हूं, ओके, तो मैं खाना खाने बैठा। तो अब क्या होगा, ओके, लॉ के हिसाब से अगर चलूं तो जब मैं खाना खाऊंगा तो पहला कौर मैं लूंगा, ओके, आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में। और फिर ओके, मेरा खाना होने के बाद, मैंने कौर खाने के बाद, अब मेरे पास बैलेंस है, अगर मेरे पास बैलेंस है तो मैं अपने मदर को भी दे सकता हूँ, और मैं अपने यहाँ पे वाइफ को भी दे सकता हूँ। मतलब आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में, और ओके फिर बैलेंस होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी किसी में भी यूज हो सकता, कर सकते, और नो डाउट मैं तो अपने मदर को दूंगा। ये जो है ये इमोशनल बात है, ये हमारी पर्सनल बात है, लेकिन लॉ के हिसाब से मैं दोनों में से किसी को भी दे सकता हूँ मेरा बैलेंस। सीजीएसटी, हाँ, सीजीएसटी यानी मेरी मदर, ओके, सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में, और अगर बैलेंस होगा तो आईजीएसटी में, ओके, आईजीएसटी में, मतलब मेरे साथ शेयर होगा। लेकिन सीजीएसटी का क्रेडिट
SGST के साथ नहीं एडजस्ट होगा, मतलब मेरी मदर का ओके क्रेडिट वाइफ के साथ नहीं एडजस्ट होगा, या वाइफ का क्रेडिट मदर के साथ नहीं एडजस्ट होगा, लेकिन दोनों का एक्सेस बैलेंस क्रेडिट मेरे साथ जरूर एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जस्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। ओके चलिए, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू ओके यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अरे समझ में आया कि नहीं आपको? बेटा समझ में आ रहा है ना? बोलिए यस और नो। चलिए हाँ, चलिए एक इलस्ट्रेशन ले लेता हूँ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, तो आपको समझने में आसानी होगी। In case of total supply of goods or services, supplier A would charge dual GST, that is CGST and SGST, as specified rate on the supply to B. मतलब क्या, A ने B को सप्लाई किया तो वैल्यू जो है 10,000, CGST 900 लगाया, A ने B को लगाया, और SGST 900, टोटल प्राइस चार्ज फ्रॉम A बाय A फ्रॉम B, A टू B सॉरी, वो 11,800। CGST SGST charge on B for supply of goods service will be remitted by A to appropriate account of central government। मतलब जो भी जीएसटी चार्ज किया ए ने गवर्नमेंट को पे कर दिया। ए को आप फर्स्ट स्टेज सप्लायर मानो। ओके अगर वो फर्स्ट स्टेज सप्लायर है तो उसके पास कोई क्रेडिट नहीं है, उसके पास कोई क्रेडिट नहीं है, अज्यूम करके चलो, ठीक है। अब आगे बी ने सी को सप्लाई किया, वैल्यू एडिशन उसमें 20% की, वैल्यू एडिशन कितना किया बेटा? 20%। तो ऐसे केस में सेल हुआ 12,000 रुपए, उसके ऊपर फिर से सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा, बी टू सी टोटल प्राइस है 14,160, टोटल प्राइस 14,160, ठीक है। तो अब ये केस में ओके यहाँ पे तो ये हुआ, पर अब बी को जो है यहाँ पे ओके नेट जीएसटी कितना देना है, क्योंकि उसके परचेस ने उसने ए से परचेस किया था, तो उसके परचेस में सीजीएसटी और एसजीएसटी 900 है, और उसके आउटपुट में ओके 1080 है। तो अब ऐसे सिचुएशन में सीजीएसटी पेएबल 1080, क्रेडिट उसको मिलेगा 900, यानी नेट सीजीएसटी 180, एसजीएसटी पेएबल 1080, उसमें क्रेडिट मिलेगा 900, नेट 180। पर ये फॉर्मेट से अच्छा मैं आपको ये फॉर्मेट बताऊंगा कि नेट जीएसटी पेएबल, ऐसा बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेट जीएसटी पेएबल, और नेट जीएसटी पेएबल में ओके यहाँ पे आउटपुट टैक्स, और यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी, ओके तो उसका 1080 आउटपुट टैक्स था, लेस आईटीसी, में ओके सीजीएसटी का आईटीसी उसके पास 900 था, एसजीएसटी का आईटीसी 900 था। सीजीएसटी का क्रेडिट वो सीजीएसटी में यूज करेगा, ओके इधर नहीं यूज करेगा, एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में यूज करेगा, इधर नहीं करेगा, मतलब नेट पेबल 180। ऐसा टेबल आप निकालोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। डन बेटा, यस और नो बोलिए यस सर। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट को कितना मिला, तो ए टू बी से ट्रांजेक्शन में गवर्नमेंट को, सेंट्रल को 9 मिला, स्टेट को 9 मिला, और बी टू सी में नेट गवर्नमेंट को ओके क्रेडिट लेने के बाद 180 और 180 ये नेट गवर्नमेंट को यहाँ पे मिला है। डन, चलिए और एक इलस्ट्रेशन मैंने इसमें दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय एक्स ऑफ स्टेट 1 टू ए ऑफ स्टेट 1। ओके दोनों स्टेट 1 के हैं, मतलब इंट्रा है, इंट्रा है मतलब कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। वैल्यू 10,000 है, सीजीएसटी 900, एसजीएसटी 900, टोटल 11,800। हम अज्यूम करते हैं कि एक्स ये फर्स्ट स्टेज सप्लायर है, इसलिए उसके पास कोई क्रेडिट नहीं है। अब आते हैं बी पर। ओके अब एक्स ने ए को दिया, अब आगे ए ने बी को दिया, दोनों स्टेट 1 और स्टेट 2, मतलब ए जो स्टेट 1 का है और बी स्टेट 2 का है, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है। अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई है तो 12,000 की प्राइस है, आईजीएसटी लगेगा 2160, आईजीएसटी कितना लगेगा? 2160, टोटल प्राइस हुई 14,160। अब यहाँ पे बी का नेट कॉम्पिटिशन ऑफ जीएसटी, ओके तो आईजीएसटी पेबल 2160, ओके आईजीएसटी पेबल 2160, जिसमें
उसकी परचेसेस पे जो लग के आया CGST और SGST 900 क्या वो दोनों का क्रेडिट ले सकता है? हाँ, दोनों का क्रेडिट ले सकता है। इसको मैं थोड़ा अलग वे में प्रेजेंट करूं तो आपका ओके नेट जीएसटी पेएबल, नेट जीएसटी पेएबल कैसा होना चाहिए इसका प्रेजेंटेशन। और अगर हम इफेक्टिव वे में देखेंगे तो पर्टिकुलर्स पहले लेना आईजीएसटी। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो पहला कॉलम लेना आईजीएसटी, ऑलवेज आईजीएसटी लेना, फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी। सर पहला कॉलम हमने आईजीएसटी क्यों लेना चाहिए? ओके बताओगा। अब आपका आउटपुट टैक्स, ओके आउटपुट टैक्स बी का कितना हुआ? तो बी का आउटपुट टैक्स सिर्फ आईजीएसटी है, कितना है? ओके वो है 2160, तो उसका आईजीएसटी हुआ 2160। ओके ये दोनों नहीं है, मतलब उसको आईजीएसटी देना है। ओके ये दोनों नहीं भी हुआ तो भी लिखना। ओके आपको एक आदत पड़नी चाहिए ये चार्ट की, ये टेबल की। लेस आईटीसी, उसके आईटीसी क्या है? तो आईटीसी के इनर कॉलम में लिखना। ओके पहले लिखना आईजीएसटी, आईजीएसटी के उसके पास कोई आईटीसी नहीं है क्योंकि उसके परचेसेस पे क्या लग के आया था? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का उसके पास आईटीसी है, और कितना आईटीसी है उसके पास सीजीएसटी का? 900। और एसजीएसटी का कितना आईटीसी है? तो वो 900। ओके 900। चलो अब क्रेडिट यूज करते हैं। ओके ये इनर में लिखने का रीजन क्या है? क्योंकि अब मैं यूटिलाइजेशन स्टार्ट करूंगा। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि पहले जो क्रेडिट आप यूज करोगे आईजीएसटी का करोगे, आईजीएसटी को पहले फुल यूटिलाइज करोगे। तो देखो इधर भी पहला आईजीएसटी लेना, इधर भी आईजीएसटी लेना, सो दैट आपके फॉर्मेट में वो बराबर यूटिलाइजेशन यहाँ सिंक्रोनी में आएगा। मतलब आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी में नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो डैश कर दो। ओके इधर भी कोई क्रेडिट यूज नहीं क्योंकि आईजीएसटी है नहीं। फिर सीजीएसटी का क्रेडिट पहले किस में? सीजीएसटी में, लेकिन सीजीएसटी पेबल ही नहीं है तो इसलिए मैं आईजीएसटी में यूज करूंगा। और एसजीएसटी का क्रेडिट किसके अगेंस्ट में? एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में, पर नहीं है तो मैं किस में यूज करूंगा? आईजीएसटी में। और यहाँ पे ये जो है क्रॉस में आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब लिखना तो ऐसा ही है। ओके आईजीएसटी लेस सीजीएसटी एसजीएसटी, पर अगर आप ऐसे फॉर्मेट की प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। ओके तो आपका जो पेबल आया और इस तरह से वो आगे सेल हुआ, गवर्नमेंट को 900 क्रेडिट मिल जाएगा तो वो नेट पे करेगा 360। ओके नेट पे करेगा 360। चलो आगे बी ऑफ स्टेट 2 टू सी ऑफ स्टेट 2 यानी इंट्रा सेल हुआ। इंट्रा सेल हुआ तो यहाँ पे ओके फिर से वैल्यू एडिशन 20% यानी 14,400 में। इंट्रा होने की वजह से सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया गया। चलो तो बिल तो बन गया, लेकिन अब इसका कंपटीशन क्या होगा? तो इसका कंपटीशन यहाँ पे टेबल बनाओ तो टेबल में अच्छे से समझेगा आपको। तो टेबल में आएगा नेट जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल में पर्टिकुलर्स, पहला कॉलम आईजीएसटी। चलो रफ में मेरे साथ ट्राई करो। पहला कॉलम आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके अब बेटा यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आउटपुट टैक्स। ओके पहला आउटपुट टैक्स आपका क्या? तो अभी जो आगे ट्रांजेक्शन हुआ B2C, इसमें आउटपुट टैक्स है सीजीएसटी और एसजीएसटी। आउटपुट टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी मतलब यहाँ पे 1296 और 1296 ये आपका आउटपुट टैक्स हुआ। ठीक है लेस आईटीसी, लेस आईटीसी। आईटीसी मेरा क्या है? तो नाउ बी ने खरीदा था तो आईजीएसटी कितना लग के आया था उसके परचेस पे? 2160 उसके परचेस पे आईजीएसटी लग के आया था। तो मेरे पास इनपुट टैक्स में आईजीएसटी है और आईजीएसटी 2160 है। ओके आईजीएसटी 2160 है, सीजीएसटी नील है। ओके और एसजीएसटी भी नील है इनपुट टैक्स में। चलो यूटिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में, पर बैलेंस ही नहीं है। हाँ मतलब कोई पेएबल ही नहीं है। फिर आईजीएसटी का बैलेंस आप किसी भी रेशियो में, सुनना, आप किसी भी रेशियो में यूज कर सकते हो बिटवीन सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब क्या? आप 50-50 भी यूज कर सकते हो, पहले पूरा सीजीएसटी में यूज कर सकते हो, बाद में एसजीएसटी में यूज कर सकते हो, तो कोई भी रेशियो में यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, पूरा 1296 इसमें यूज कर लिया। अब यहाँ पे 2160 में से 2160 माइनस 1296 ओके अगर जाता है तो यहाँ पे 864 इसके लिए, बाकी तो बैलेंस है ही नहीं। ओके बाकी तो बैलेंस बेटा है ही नहीं। तो ऐसे केस में यहाँ पे पेबल नील आएगा, ये भी पेबल नील आएगा, और ये कितना आएगा 1296 माइनस ओके 864,
यानी कितना 612 ये पेबल आएगा। मैंने पहले पूरा CGST में यूज किया, बचा हुआ SGST में यूज किया। ओके, आप 50-50 भी यूज कर सकते हो, कोई भी रेशियो में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, तो ये SGST पेबल टू द गवर्नमेंट ये आ गया बेटा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे हमने ये प्रॉब्लम को कंप्लीट किया है। चलिए दोस्तों, आया आपको समझ में, यस और नो? इस तरह से हमारा पहला चैप्टर एंड होता है, जो था इंट्रोडक्शन टू GST। अभी खत्म हुआ, सारे कॉन्सेप्ट इसी तरह से फास्ट ट्रैक कोर्स में मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सारे कॉन्सेप्ट विद सुपर 50 क्वेश्चंस भी मैं कवर करूंगा। ठीक है। हाँ, आपको अगर क्वेश्चनर बुक बाय करना है जिसमें 500-600 क्वेश्चंस हैं, तो वो आप हमारे वेबसाइट से बाय कर सकते हो, आपको अपडेटेड बुक मिल जाएगी। ठीक है। आपको चार्ट बुक फिजिकल कॉपी में बाय करना है तो आप हमारे वेबसाइट से बाय कर सकते हो। ये अच्छे से समझ में आया क्या आपको, यस और नो बोलिए? चलिए बेटा, तो हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, अब देखेंगे चैप्टर 2। चार्ज ऑफ टैक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ CGST एंड IGST लॉज जो भी है। तो अब चैप्टर 2 पे आते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाला है इंट्रोडक्शन, रिलेवेंट डेफिनेशन, GST का चार्ज किसके ऊपर है, चार्जिंग सेक्शन क्या है, और इंटरस्टेट इंट्रास्टेट किसको कहा जाता है एज पर IGST एक्ट, कुछ बेसिक डिस्कशन। तो लेवी किसके ऊपर है, ओके, इस चैप्टर में हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ। ओके, पावर टू लेवी GST कम्स फ्रॉम 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैंने आपको बताया कि GST जो है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा, और कौन सी अमेंडमेंट थी, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। उसके बाद में टैक्सेबल इवेंट क्या है GST का, इट ऑकर्स द इवेंट, टैक्सेबल इवेंट मतलब जिस पर टैक्स ट्रिगर होगा, और वो है GST का टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। ओके, सप्लाई कॉन्सेप्ट को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई में डिवाइड होने वाला है। और GST ये एक्ट लागू किया गया 2017 से, जिसमें सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन है, और ओके सेक्शन 5 IGST का चार्जिंग सेक्शन इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये बता दूं, कोई भी इकोनॉमिकल लॉ 3 स्टेजेस में कैरी होता है, पहला लेवी, दूसरा असेसमेंट, तीसरा कलेक्शन। लेवी मतलब क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, असेसमेंट मतलब क्वांटिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी, एंड कलेक्शन मतलब पेमेंट टू द गवर्नमेंट। ओके, तो सबसे पहले ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि चार्ज किसके ऊपर है, लाइबिलिटी किसके ऊपर है, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मेरे पे लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। तो बेटा हम इस लाइबिलिटी का इवेंट यहां पे पकड़ेंगे, कौन सा ऐसा इवेंट जिस पे टैक्स ट्रिगर हो जाएगा कि टैक्स की लाइबिलिटी अराइज होगी। फिर हम पढ़ेंगे उसका क्वांटिफिकेशन, और फिर हम पढ़ेंगे कलेक्शन, गवर्नमेंट किस उसको कैसे कलेक्ट करेगी। डन, चलिए। आगे बढ़ने के पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। और इंडिया का डेफिनेशन कीप इन प्रायोरिटी भी एग्जाम में आया तो ठीक है। इंडिया यानी क्या, क्यों, क्योंकि द GST लॉ इज अप्लीकेबल टू वोल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो इंडिया यानी क्या, इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो हमारी टेरिटरी है, ओके, इंडिया की वो टेरिटरी ऑफ इंडिया इसमें कवर किया जाएगा। साथ साथ में territorial water and its territorial water, seabed, subsoil, underlying the water, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zone, वो भी कवर किया जाएगा। यानी ओके, पहला जमीन, जमीन कितनी कवर की जाएगी, जितनी इंडिया की पूरी जमीन है, ओके, जो टेरिटरी है। ओके, दूसरा पानी, पानी कितना कवर किया जाएगा, और तीसरा यहाँ पे आसमान, ओके, आसमान कितना कवर किया जाएगा, यानी एयर स्पेस, एयर स्पेस अबाउट टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर। और यहाँ पे ओके, 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर, और टेरिटोरियल वाटर मतलब 12 नॉटिकल माइल्स। चलो एक डायग्राम से आपको समझाना चाहूँगा।
अगर वो डायग्राम मेरे पास है तो आपका मैं फटाफट कवर कर लेता हूँ। ओके चलिए, मिल जाएगी डायग्राम। ओके ओके ओके, हाँ मिल गया डायग्राम। ये डायग्राम यहाँ पे मिल के देखो। ओके, इंडिया, इंडिया ये जो हमारी टेरिटरी है, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया जो जमीन है, लैंड है, उसके बाद में सी का कुछ एरिया, पानी का कुछ एरिया इंडियन टेरिटरी में आएगा। तो वो कहते हैं इट्स टेरिटोरियल वाटर, यानी जो हमारी टेरिटरी है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक, ओके, यानी 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर। तो जो भी हमारा टेरिटरी होगा उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर विद इन इंडिया माना जाएगा। विद इन इंडिया माना जाएगा मतलब यहाँ पे कोई भी गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई हुआ तो वो जीएसटी के स्कोप में आएगा। ओके, उसके बाद में कहते हैं टेरिटोरियल वाटर के नीचे का सी बेड और सब सॉइल, यानी ये पाताल लोक। ओके, ये पाताल लोक, सी बेड और सब सॉइल जो है, जो टेरिटोरियल वाटर के नीचे का है, ओके, वो भी यहाँ पे विद इन इंडिया माना जाएगा। प्लस कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? क्या होता है कि पहले जो, अगर आप समुद्र में कभी गए होगे सी में, तो ऐसा स्लोप आता है धीरे 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 और जमीन नीचे नीचे जाती है। तो एक सडन स्लोप आता है और फिर सी बेड फ्लैट हो जाता है। तो वो जो सडन स्लोप आता है उसको शेल्फ कहते हैं। तो वो शेल्फ में भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो वो जो शेल्फ होता है वो भी इंडिया में माना जाएगा। उसके बाद में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 12 नॉटिकल माइल्स के बाद, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल्स तक तो इंडिया ही है, इसके बाद ऐसे गवर्नमेंट ने जोन स्पेसिफाई किए जहां इकोनॉमिकल रिसोर्स है, जैसे नेचुरल गैस, ओके, या फिर ऑयल वगैरह मिलता है। तो ऐसे जोन है इंडियन गवर्नमेंट के कि भाई ये जोन इंडिया का है, ये जोन इंडिया का है, ये जोन इंडिया का है, जहां पे नेचुरल गैस वगैरह बन रहा है। तो वो जोन अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए होंगे तो वो भी विद इन इंडिया माना जाएगा। चलिए भाई, ये तो हो गया ओके इंडिया का डेफिनेशन। उसके बाद में वो कहते हैं एयर स्पेस अबो टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर। एयर स्पेस अबो टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या है? मतलब क्या, ये तो हुआ ओके जमीन, पानी, पानी 12 नॉटिकल माइल्स तक, इसके बाद सिर्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, अब एयर स्पेस यानी क्या? इंडियन टेरिटरी के ऊपर का एयर स्पेस इंडिया माना जाएगा और टेरिटोरियल वाटर के ऊपर का स्पेस इंडिया माना जाएगा। तो इन दोनों के ऊपर का ही, इंडियन टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर, इसके ऊपर का स्पेस जो है वो विद इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन अगर बाहर होगा तो वो विद इन इंडिया नहीं माना जाएगा। चलिए, ये डिस्कशन देखा डेफिनेशन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट आ जाओ यूनियन टेरिटरी। तो 5 यूनियन टेरिटरी है भाई फिलहाल अभी। अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दीव दमन, लद्दाख, चंडीगढ़ और अदर में फिलहाल कोई दूसरा नहीं है। तो अभी 5 ही समझो। और ये यूटी मानी जाएगी जहां बिल्कुल ही स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सीजीएसटी एक्ट 2017। ओके, सेक्शन 1 टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। टाइटल इस एक्ट का है ओके सीजीएसटी एक्ट 2017 से कहा जाता है। अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर को अप्लीकेबल होगा। ओके, सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशन दी गई है, पर ये डेफिनेशन जहां जहां जो चैप्टर्स में रिलेवेंट होगी वो चैप्टर में मैं कवर करूंगा। हिरार्की ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर की कंप्लीट हिरार्की, जीएसटी ऑफिसर कौन कौन हो गए? प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर्स, उसके बाद में चीफ, उसके नीचे होता है चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, उसके नीचे होता है कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, फिर एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और एनी अदर क्लास मतलब इंस्पेक्टर। ये पूरी हिरार्की होगी। ओके, सेक्शन 4, 5, 6 ओके, वो इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पावर्स ऑफ सीबीआईसी वगैरह है, तो वो इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 7 और 8 कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत बहुत डिटेल में देखेंगे, इसलिए नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे चलिए अब देखते हैं सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी ए प्लस, चार्जिंग सेक्शन। ओके, हमारा चार्जिंग सेक्शन लेवी किसके ऊपर है? ओके, तो हम सबसेक्शन 1 उसमें लेवी का कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें टोटल आपको 5 सबसेक्शंस मिलेंगे और 9 में 5 सबसेक्शंस ये एक कंप्लीट व्यू देता है कि आपकी लायबिलिटी कब आएगी, कैसे आएगी। सुनिएगा, आपकी लायबिलिटी कब आएगी और कैसे आएगी। पहले देखते हैं लेवी ऑफ सीजीएसटी। इवन दो मैं सीजीएसटी पढ़ा रहा हूं, लेकिन एसजीएसटी का कंसेप्ट भी एग्जैक्टली सेम है।
ओके, अगर आप स्टेट लॉ पढ़ोगे तो एग्जैक्टली ऐसे ही वर्ड है। सीजीएसटी कैसे आएगा? सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 सीजीएसटी शैल बी लीव्ड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई, अंडरलाइन अगर आपके पास नोट्स है तो इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर छोड़ के बाकी सब पे यहाँ पे चार्ज आएगा, लेवी आएगी। ओके, तो यहाँ पे चार्ज जो है वो इंट्रास्टेट सप्लाई पे है। उसके बाद में वैल्यू, वैल्यू जो है ओके वो एज पर सेक्शन 15 फिक्स किया जाएगा। और रेट जो है नॉट एक्सीडिंग 20%, मतलब ये मैक्सिमम रेट दिए हैं। वैसे अभी जीएसटी का रेट क्या चालू है, तो जीएसटी का रेट जो है सीजीएसटी का रेट, अगर रेट 5 है तो सीजीएसटी 2.5, रेट अगर 12 है तो सीजीएसटी 6% है, 18 है तो 9 और 28 है तो सीजीएसटी 14 है। यानी मैक्सिमम सीजीएसटी का रेट 14% अभी चालू है, लेकिन 20% तक लगाने की पावर गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट, कलेक्टेड इन सच ए मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब एंड टैक्स शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। हाँ भाई, जो देखो चार्ज वैल्यू सेक्शन 15 से होगा, रेट जो होगा रेट मैक्स टू मैक्स 20% होगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। कलेक्शन इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब होगा, मतलब एज पर टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और टैक्स कौन देगा, तो टैक्स ये जो जीएसटी का टैक्सेबल पर्सन देगा। टैक्स कौन देगा, तो जीएसटी का टैक्स जो रहेगा वो टैक्सेबल पर्सन देगा। टैक्सेबल पर्सन की अपनी एक डेफिनेशन है जो आगे आएगी। उसके बाद में सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 ये कहता है गुड्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सीजीएसटी। ओके, यानी ऐसे गुड जिसके ऊपर सीजीएसटी नहीं लगेगी। आपको पता है 5 ऐसे गुड्स है, पेट्रोलियम क्रूड, अल्कोहल तो पहले ही कवर कर लिया मैंने बेसिक एंट्री में, इसलिए अल्कोहल पे तो जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन सबसेक्शन 2 कहता है कि ये 5 गुड्स पे जीएसटी जब आएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। अभी फिलहाल इन गुड्स पे जीएसटी नहीं है, लेकिन जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तब जीएसटी आएगा। चलो एक एनालिटिकल टेबल देख लेते हैं। अल्कोहलिक लिकर, अल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं है पर एक्साइज ड्यूटी है। और कौन सी एक्साइज ड्यूटी है, तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ईडी मतलब एक्साइज ड्यूटी। वैट भी लगेगा, सीएसटी भी लगेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अभी जीएसटी नहीं है, और लेकिन सेंट्रल एक्साइज है, वैट है और सीएसटी है। यानी जब आप चार्ट बनाओगे तो चार्ट में बिल्कुल ये टेबल कवर किया है मैंने। टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट, इसके ऊपर जीएसटी भी है और एक्साइज भी है। और कौन सी एक्साइज है, तो सेंट्रल एक्साइज है। ओके, इसके ऊपर जीएसटी भी है और सेंट्रल एक्साइज भी है, वैट सीएसटी नहीं है। ओपीएम इंडियन हेम्प जीएसटी भी है और स्टेट एक्साइज है। ओके, जीएसटी और स्टेट एक्साइज है, बाकी ओके वैट सीएसटी नहीं है। और बाकी सारे प्रोडक्ट पे ओनली जीएसटी है। यानी ये अगर ये प्रोडक्ट छोड़ दिए जाए तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे ओनली जीएसटी है। नाउ नेक्स्ट, रिवर्स चार्ज। हाँ, नॉर्मली जीएसटी टैक्स पे करने की जिम्मेदारी सप्लायर पे होती है। सुनिए ध्यान से, नॉर्मली जीएसटी टैक्स पे करने की जिम्मेदारी सप्लायर पे होती है, लेकिन ऐसे कुछ गुड्स और सर्विसेज जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, और जो गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफाई करेगा गुड्स और सर्विसेज, ओके, उसका टैक्स फॉरवर्ड में नहीं, उसका टैक्स रिवर्स चार्ज में दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा, रिवर्स चार्ज में, एज पर सेक्शन 9(3), जिसे हम कहते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज में उसका टैक्स दिया जाएगा। ओके, और सारी प्रोविजन जो अप्लाई होगी वो किसको अप्लाई होगी, रिसिपिएंट को अप्लाई किया जाएगा और रिसिपिएंट उसका टैक्स पे करेगा। रिवर्स चार्ज में 2 टाइप के चार्ज है, एक 9(3) है और एक 9(4) है। 9(3) गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, और 9(4) ओके अगर सप्लाई अनरजिस्टर्ड टू नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन होता है तो वो केस में 9(4) लगता है। मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर, ओके, तो वो केस में, और वो सप्लाई किसको हुआ, रिसिपिएंट जो रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड से जब सप्लाई रजिस्टर्ड को होगा और वो नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज का होगा तो वो केस में रिवर्स चार्ज लगेगा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक सेक्शन 9(5) ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ओके सुनिएगा, ईसीओ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, कुछ केस में जैसे नॉर्मली गवर्नमेंट को टैक्स कौन देता है, नॉर्मली जीएसटी का टैक्स गवर्नमेंट को सप्लायर देता है। ओके, 9394 में रिवर्स चार्ज लगता है, वो केस में रिसिपिएंट टैक्स देता है। लेकिन ओके कुछ केस में ना सप्लायर टैक्स देगा ना रिसिपिएंट टैक्स देगा। टैक्स कौन देगा, ईसीओ। जैसे एग्जांपल के तौर पे उबेर, ओला, ओके, ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जो पूरा सर्विस मैनेज करते हैं। या फिर ओयो होटल, ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जो पूरा सर्विस मैनेज करते हैं। तो अगर यहाँ पे इंट्रास्टेट सप्लाई हो और स्पेसिफाइड सर्विसेज हो, ध्यान सुनना, ईसीओ जो कॉन्सेप्ट है वो सारे सर्विस को अप्लाई नहीं होता है। ईसीओ जो अप्लाई होगा, और सेक्शन 9(5) का ईसीओ, आई रिपीट,
सेक्शन 9(5) का ईसीओ ये स्पेसिफाइड ओनली सर्विसेज को अप्लाई होगा, गुड्स को अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ सर्विसेज को अप्लाई होता है। ओके, अगर गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज स्पेसिफाई करती है तो वो केस में ओके टैक्स जो पे करेगा, ओके यहाँ पे कौन पे करेगा, ईसीओ, और सारी प्रोविजन ईसीओ को अप्लाई होगी। वो केस में सप्लायर भी टैक्स नहीं देगा, रिसिपिएंट भी टैक्स नहीं देगा, पूरा टैक्स ईसीओ देगा, और ये नोटिफाइड सर्विसेज पे होगा। नाउ आगे प्रोविजो कहती है कि अगर ईसीओ का कोई फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं होगा तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे जैसे हो सकता है ओके एयरबीएनबी ईसीओ है, लेकिन जो होटल बुकिंग या जो विला बुकिंग एयरबीएनबी से होती है, एयरबीएनबी का ओके मेन ऑफिस इंडिया के बाहर है, तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होगा तो वो उसका टैक्स देगा। अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी इंडिया में नहीं है तो उन्हें कोई पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। आई रिपीट, उन्हें कोई पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे ओके नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें रिवर चार्ज एंड इश्यू। अभी तो मैंने जस्ट ओवरऑल लुक आपको बताया, हमने जस्ट ब्रशअप किया कॉन्सेप्ट को, लेकिन रिवर चार्ज और इश्यू बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, जो चैप्टर रहेगा ओके यहाँ पे आरसीएम एंड इश्यू, जिसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। ओके, अगर आप कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करते हो तो वो सिचुएशन में उसके ऊपर जो है ओके आईजीएसटी लगता है, पर वो आईजीएसटी जीएसटी एक्ट के थ्रू नहीं लगता है, इंपोर्टेड गुड्स पे आईजीएसटी लगता है, और वो लगता है कस्टम टैरिफ एक्ट के थ्रू। जब मैं कस्टम पढ़ाऊंगा या आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो कस्टम में दो एक्ट है, कस्टम्स एक्ट एंड कस्टम टैरिफ एक्ट, इसलिए जो आईजीएसटी लगेगा सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट के थ्रू इंपोर्टेड गुड्स पे लगाया जाएगा। ओके, और यहाँ पे सिमिलर प्रोविजन जो मैंने ऊपर आपको प्रोविजन बताई है, एग्जैक्टली सिमिलर प्रोविजन आईजीएसटी एक्ट में है, और वो आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 5 की प्रोविजन है। मतलब क्या, आईजीएसटी एक्ट सेक्शन 5(1), जैसे ये 9(1) है, ये 9(1) है, वैसे ही 5(1) है। 5(1) इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे लगता है। मैक्सिमम रेट आईजीएसटी का 40 होगा, बिकॉज आईजीएसटी इज अ सम ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इसलिए आईजीएसटी का रेट क्या होना चाहिए दोस्तों, तो आईजीएसटी का रेट 40% होना चाहिए, तो मैक्सिमम रेट 40 होगा। आईजीएसटी में भी सेक्शन 5(2), ये गुड्स पे आईजीएसटी नहीं लगेगा। आईजीएसटी में भी रिवर्स चार्ज है 5(3) एंड 5(4), और आईजीएसटी में भी इश्यू है। मतलब अगर आपका ये ट्रांजेक्शन, इश्यू का ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट होता है तो वो केस में सेक्शन 5(5) के तहत इश्यू टैक्स पे करेगा। तो एग्जैक्टली सेम प्रोविजन रहेगी, बट आईजीएसटी जो इंटरस्टेट सप्लाई को कवर करता है वो सेक्शन 5 में चार्जिंग सेक्शन यहां पे माना जाएगा। डन, चलिए हाँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो ले लेते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई एंड इंट्रास्टेट सप्लाई। इसको मैं डिटेल में तो वैसे आईजीएसटी एक्ट में पढ़ाऊंगा ही, लेकिन सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट क्या कहता है, थोड़ा एक्सट्रैक्ट मैंने यहाँ पे लिया है, वो आपको समझाना चाहूंगा। इंटरस्टेट सप्लाई किसको कहते हैं, इंट्रास्टेट सप्लाई किसको कहते हैं। ओके, मेनली लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन टू डिफरेंट स्टेट to union territory or state or union territory, then it is stated as interstate supply of goods or services। मतलब क्या, मतलब क्या ये है कि समझ लो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ गुजरात, वो कहते हैं कब बोला जाएगा इंटरस्टेट, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। और ये प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से आगे पढ़ेंगे, आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से हमें एलओआर नहीं देखना है, रिसिपिएंट कहां का ये नहीं देखना है। ओके, इंपॉर्टेंट है लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां पे, और आपका क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे है। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई हम डिसाइड करेंगे एज पर आईजीएसटी एक्ट, जिसके लिए टोटल 40 रूल्स है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई ये अगर दो अलग अलग स्टेट में है तो इसे इंटरस्टेट माना जाएगा, इसे इंटरस्टेट माना जाएगा। अगर ये सेम स्टेट में है तो इंट्रा माना जाएगा। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूटी, और स्टेट और यूटी मतलब एक स्टेट में एक यूटी में है तो वो इंटरस्टेट माना जाएगा। इंपोर्टेड ट्रांजेक्शन भी इंटरस्टेट माना जाएगा, ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी इंटरस्टेट माना जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी इंटरस्टेट माना जाएगा।
यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन भी इंटरस्टेट माने जाएंगे। अगर आप एसईजेड को सप्लाई करते हो या एसईजेड आपको सप्लाई करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जो स्पेशली एक्सपोर्ट्स के लिए बनाए जाते हैं। ओके, जैसे मुंबई में एसईजेड है, इवन दो मैं पुणे से मुंबई दे रहा हूं, महाराष्ट्र में ये दोनों, लेकिन कोई भी सप्लाई गुड्स और सर्विस का आपने एसईजेड को किया या एसईजेड से आपको सप्लाई हुआ तो वो भी इंटरस्टेट माना जाएगा। और बेटा इंट्रास्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई में भी अगर यहाँ पे वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है और यूटी में है, यानी एलओएस एंड पीओएस, ओके, ये सेम स्टेट में होगा तो वो इंट्रा माना जाएगा। तो ये था डिटेल डिस्कशन, हम आईजीएसटी एक्ट में करेंगे, पर ये एक थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे ले लिया बिटवीन इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई। चलिए, तो यहाँ हमारा चैप्टर 2 एंड होता है। तो दोस्तों यहां लेते हैं हम एक ब्रेक, रिमेनिंग डिस्कशन देखेंगे ब्रेक के बाद सेकेंड पार्ट में, ठीक है। यस बेटा, समझ में आया सभी को, बताइए। पर मैं ये कहूँगा कि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है मुश्किल जा सकता है, मैं आज भी मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये दूंगा, गो विथ एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स। 160 170 आवर्स में मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, बट यू हैव टू टेक दैट रिस्क। बाकी सबको समझ में आया? यस, अनिकेत, तपन, प्रतीक, साक्षी, आज समझ में आया है? वत्सल, वेरी गुड बेटा, स्पीड ठीक था आज, क्योंकि यही स्पीड से हमारा ये फास्ट ट्रैक पूरा रिवीजन कंप्लीट होगा। स्पीड वाज ओके, अगर स्पीड ओके होगा तो एस लिखिएगा। और ऑनेस्टली बताएं कि ये पूरा डिस्कशन कैसा लगा, आप ऑनेस्टली लिखो, पूरा डिस्कशन कैसा लगा, यानी ये वर्थफुल लगा कि नहीं लगा आप सभी को? क्योंकि मैं कवर तो पूरे सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ, मैं छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूँ, मैं सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ। यस बेटा, बताइए, आई नीड योर ऑनेस्ट ओपिनियन बेटा, बिकॉज यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अराउंड 600 स्टूडेंट, 600 लोगों ने ये फास्ट ट्रैक बैच को रजिस्टर किया है, और मैं कुछ ही लिमिटेड स्टूडेंट के साथ लाइव स्ट्रीमिंग चला रहा हूँ। नहीं नहीं, टेक्निकल कॉन्सेप्ट आज तो कह रहा क्या है बेटा, थ्योरेटिकल था, लेकिन टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो है वो तो मैं चार्ट के थ्रू ही पढ़ाऊंगा, और जो भी नोट्स है आपको पढ़ के आना है। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ये रेगुलर नहीं है, ये रिवीजन से थोड़ा ज़्यादा है, बस इतना ही कहना चाहूँगा फास्ट ट्रैक कोर्स में। अब आपको मेरे साथ पढ़ना है, क्वेश्चनर को कंप्लीट करना है, पढ़ना है और मेरे साथ क्वेश्चनर को कंप्लीट करना है। डन? चलो, ओके, थैंक यू।